नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं अपन एकलव्य बैच में, और उसमें आज अपन शुरू कर रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। यानी कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो आज अपन मोस्ट ऑफ पढ़ लेंगे। इसीलिए ये क्लास आप लोगों के थोड़ी सी जल्दी आई है। 8 बजे से 15 मिनट पहले अपन इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास लंबी होने वाली है। अपन मेवाड़ के गुहिल वंश को शुरू करके और आज ही अपन राणा सांगा तक का इतिहास पढ़ने वाले हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अपन जो है बहुत एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़े। स्टोरी जहां आएगी वहां स्टोरी भी समझे, जहां चीजें नोट करनी है वो नोट करेंगे, और एग्जाम में जो जो चीज आप लोगों को पूछी जा सकती है वो सारी की सारी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन अपन बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जो है फैलाएंगे नहीं, क्योंकि जो चीज नहीं पूछी जाती है, और इतना अनुभव लगभग हमें हो चुका है कि क्या चीज पूछी जाती है और क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सारी की सारी चीजें करवा देंगे। आज एक पार्ट और एक पार्ट कल। यानी कि पिछली बार जो 9 क्लास के अंदर आप लोगों को मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ाया था, पशु परिचर के समय पढ़ाया था बच्चों को, तो वो अब जो है आप ये समझ के चलें कि सिर्फ 2 क्लास के अंदर अपन करने वाले हैं। तो जो टाबर पहला कहता है ना, गुरुजी हमें कब करवाओगे, ये समय लगेगा, वो तो देख लो भाई। समय कैसे कवर करना है, कैसे क्या चीजें करनी है, वो हमें बहुत अच्छे से पता होता है। तो इसलिए जब आप लोगों ने विश्वास ही किया है तो फिर धैर्य रखा करें, क्योंकि चीजें जो है जब सामने आती है, हमारे टारगेट हम लेके चलते हैं तो फिर पूरी करवाएंगे। चलिए, जय जोहार, नमस्ते, गुड इवनिंग, सब जुड़ गए। चलिए, 15 मिनट पहले है तो बच्चों को कईयों को पता भी नहीं होगा। 8 बजे भरोसे रह जाए। ठीक है, करा के हाँ टाबर कह रही है गुरु जी खेचो मीटर। ओके, तो बढ़िया। आज गुहिल वंश आप लोगों को पूरा यूं जोश से सराबोर कर देंगे। आज आप लोगों को बिल्कुल मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। टाबरों के पढ़ रहे हैं अपन, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए साथ साथ में चीजें समझते जाएंगे, स्टोरी बताता जाऊंगा मैं। बहुत आनंद आने वाला है आज। सबसे पहले इस मैप पे आ जाओ आप। मेवाड़ जो है, देखो राजस्थान के अंदर आप देखोगे तो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो ये बताया जा रहा है, और इसको फिर वापस बढ़ा करके यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर क्या क्या आ गए। तो मेवाड़ आती है अपने दिमाग में आता है, देखो चित्तौड़गढ़ आता है ना, शक्ति और भक्ति की नगरी कहा जाता है इसे, तो चित्तौड़गढ़ आता है। और क्या दिमाग में आता है, उदयपुर आता है अपने दिमाग में। ठीक है, उदयपुर आता है। साथ ही साथ ध्यान रखो भीलवाड़ा, वो भी इसके अंतर्गत ही आता था, भीलवाड़ा, शाहपुरा। ठीक है, और उस समय जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये भी इसके अंतर्गत ही आते थे। ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत ही आते थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, नागदा वगैरह ये सारे इसके अंदर ही आते थे। राजसमंद भी आता था इसी के अंदर। और क्या आता था, और आ जाता था राजसमंद, राजसमंद। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों के मेवाड़ के अंदर आ जाते थे। अब मेवाड़ की जो रियासत है या मेवाड़ का जो वंश है वो सबसे विश्व का सबसे प्राचीनतम और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश माना जाता है। 2 शाखाओं के रूप में शासन किया है, और कैसे किया है ये चीज अपन बहुत अच्छी तरीके से आज समझ लेंगे। तो जो विद्यार्थी सिर्फ क्लास पे फोकस करेंगे, चैट बॉक्स के अलावा, उन्हें सारी चीजें याद होने वाली है आज। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज है कि मेवाड़ में अपने को ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि मेवाड़ को उस समय और किन किन नामों से जाना जाता था। मेवाड़ नाम कैसे पड़ा, तो इसे कहा जाता था मेदपाट। इसे क्या कहा जाता था, मेदपाट, इसी से पड़ा नाम मेवाड़। इसे कहा जाता था प्रागवाट, इसे क्या कहते थे, प्रागवाट कहते थे। और इसे कहा जाता था सीवी कीवी, इसे कहा जाता था सीवी कीवी। अब ये सारी जो है क्यों कहा जाता था, ये मैंने भौगोलिक शब्दावली वाले टॉपिक में आप लोगों को क्लियर करवा चुका है कि भाई सिकंदर का आक्रमण हुआ तब ये सीवी कीवी जाति जो है यहाँ भाग के आई, यहाँ बसी। तो ये सारी चीजें अपने पहले से कंसेप्ट क्लियर है, और इसीलिए मैं कहता भी हूं कि नियमित रहो, और मतलब ऐसे जो है कंटिन्यू पढ़ा करो, है ना, शुरू से पढ़ा करो। ठीक है, चलिए। हाँ टाबर के गुरुजी आज जल्दी किया आ गया, तो भाई जल्दी टेलीग्राम देखो कौन के। मैंने कहा है जो क्लास देखते हैं बच्चे उन्हें अपना टेलीग्राम चैनल देखना अनिवार्य है, क्योंकि ये उसके पैरेलल चलता है। हम भरोसे रहते हैं कि हाँ टेलीग्राम पे सूचना देती सभी बच्चों के पास पहुंच गई। आप नहीं देखते हैं तो आप बहुत कुछ मिस करते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूले और नियमित चेक करते रहे। पहले ही बता दिया था 2 घंटे पहले कि आज की क्लास जल्दी शुरू होगी, तो ये पूछने की जरूरत नहीं पड़े फिर आपको, है ना।
गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? अब यहाँ पे जो है आप लोगों के बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे। गुहिल वंश का संस्थापक आप लोगों को याद रखना है गुहादित्य। ठीक है, क्या याद रखना है? गुहादित्य याद रखना है। अब देखो मैं सारी चीज समझाऊंगा, गुहादित्य या गुहिलादित्य या गोह, है ना, ये सारे नाम थे, लेकिन गुहिल वंश का संस्थापक यही है, लेकिन इनके वंशज पहले मतलब और भी इनसे पहले भी हुए हैं। ठीक है, इनसे पहले भी और भी हुए हैं, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इनके पहले शिलादित्य हुआ है, तो उसको भी अपन पढ़ेंगे, क्या चीज कैसे हुई थी अभी जानेंगे सारी। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुहादित्य के बाद में एक शासक हुआ था नागादित्य, उसके पुत्र थे बप्पा रावल, उसके पुत्र थे बप्पा रावल, इन्हें कहा जाता है, इन्हें गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, डायरेक्ट पूछे जाने वाली चीज है। अभी साहब सबकी डिटेल पढ़ेंगे। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो बप्पा रावल ने राजधानी बनाया था नागदा को। किसे बनाया था? नागदा को, ये प्रारंभिक राजधानी थी। और मेवाड़ के शासक जाने जाते हैं, मतलब इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है दीवान। मेवाड़ के शासक क्या कहलाते हैं? दीवान कहलाते हैं। तो बताइए शासक कौन हुए, राजा कौन हुए? तो राजा ये जो है मानते हैं एकलिंग जी को, इनके कुल देवता है एकलिंग जी। ठीक है, इनके राजा किसे मानते हैं? ये एकलिंग जी को मानते हैं। तो कुल देवता के अंदर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एकलिंग जी इनके कुल देवता है, एकलिंग जी कुल देवता है। और जितने भी शासक हुए वो अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानकर शासन करते हैं। ठीक है, और कुल देवी इनकी बाण माता, कुल देवी बाण माता, चित्तौड़ के अंदर मंदिर भी है बाण माता का। ये बेसिक जानकारी है बेटा। ये कैसी जानकारी है? ये बेसिक जानकारी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे बता दूं आप लोगों को कि टेलीग्राम पे लास्ट दोनों क्लास की पीडीएफ मैं दे चुका हूं, पहले पीडीएफ दे के आया हूं, ताकि मन ध्यान है पाछी कोई पूनम जरी छोड़ी आ जाए तो पाछो मैं डिस्टर्ब करी क्लास पहले ही मतलब इन पीडीएफ दे दा, ताकि भेजा मारी खत्म। ठीक है, टंटो मेट दा कि हाँ पीडीएफ देकर फिर ही जाते हैं क्लास में। और पीडीएफ मतलब यूं है कि मैं भूल जाता हूँ, पीडीएफ शेयर करना काम मेरा ही है, वो टीम के भरोसे नहीं है, तो मैं भूल जाता हूँ आप लोगों को पीडीएफ देना। आपको पता ही है कि गुरुजी के पास में काम ज्यादा है, ये है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़े आगे। देखो अब आप लोगों को मैं लेकर चलता हूं, थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं। देखो टाबरो, एक केहर नाम का एक गांव था। क्या था? केहर नाम का एक गांव था। ठीक है, मतलब गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र पड़ता था, मतलब वहां पे प्रतिहार क्षेत्र के अंदर केहर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां पे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवादित्य। जिसका क्या नाम था? देवादित्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था। लिख देते हैं अपन, ठीक है, ब्राह्मण रहता था। अब इस देवादित्य नाम का जो ब्राह्मण था ना, इसकी एक पुत्री थी, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभागा। जिसका क्या नाम था? सुभागा नाम था। इस सुभागा का होता है विवाह, और विवाह वाले दिन ही ये विधवा हो जाती है। जैसे ही विवाह हुआ, विवाह वाले दिन ही ये हो जाती है विधवा। लेकिन इसे एक ज्ञान प्राप्त था। वो कौन सा ज्ञान प्राप्त था? इसे बीज मंत्र का ज्ञान प्राप्त था। बीज मंत्र यानी कि बीज मंत्र का उच्चारण करने पर जो है, जो भी कन्या उच्चारण करती है गर्भवती हो जाती है। जैसे ही मतलब इसने क्या है, भूलवश बीज मंत्र का जो है जाप कर लिया, उच्चारण कर लिया, और सूर्य भगवान प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? सूर्य भगवान। ये सारी जो है चीजें भैया किंवदंतियों पर आधारित है। ठीक है, किंवदंती के अनुसार है, क्योंकि इससे पहले जो है एग्जैक्ट लिखित प्रमाण नहीं मिला है। ये किंवदंतियों के आधार पे सुन लो, सिर्फ स्टोरी क्या है कि सुनोगे तो ध्यान रहेगी अच्छी चीज। तो सूर्य भगवान प्रकट हुए, और सूर्य भगवान प्रकट हुए उसके बाद में जो है सुभागा गर्भवती हो गई। अब देवादित्य जो है अपनी इस पुत्री को, इस सुभागा को जो है लोक लाज से बचाने के लिए, कि भाई ये तो विवाह के दिन ही विधवा हो गई थी, गर्भवती हो गई, अब ये नहीं पता लोगों को कि बीज मंत्र से हुई है ना, तो इसको बचाने के लिए, लोक लाज से बचाने के लिए इसे भेज देते हैं कहां? वल्लभी। इसे कहां भेज देते हैं? वल्लभी नगर भेज देते हैं। कहां? वल्लभी नगर भेज देते हैं, और वहां पे जो है ये रहती है। वहां पे ये एक पुत्र को जन्म देती है। वहां पे ये एक पुत्र को जन्म देती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सुभागा की, जो किसकी पुत्री है? देवादित्य की पुत्री है। ठीक है, वहां पे एक पुत्र को जन्म देती है। अब जो इसका पुत्र होता है वो क्या है, थोड़ा बड़ा होता है, तो बच्चों के साथ में खेलने जाता है, खेलता है। तो फिर वहां पे जो है दूसरे बच्चे जो है इसका उपहास उड़ाते हैं, क्योंकि पिता का नाम पूछते तो ये बताते नहीं है, इसकी मां भी नहीं बताती है, क्योंकि ये बीज मंत्र से पैदा हुआ। तो फिर इसका उपहास उड़ाते हैं। ठीक है,
वहां के जो है उपास उड़ाते, तो फिर वापस जो है ये सूर्य भगवान से प्रार्थना करते, तो सूर्य भगवान प्रकट होकर इसको बताते हैं कि भाई तेरे जन्म के पीछे ये कहानी है, ठीक है। तो फिर सूर्य भगवान इसको एक शिला देते हैं, सूर्य भगवान इसको क्या देते हैं, एक शिला भेंट करते हैं, इसको क्या देते हैं, एक शिला भेंट करते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई तू जैसे बड़ा होगा और ये शिला जिसके भी छुआएगा वो जो है गिर जाएगा, यानी कि वो मर जाएगा। तो इस शिला को यूज करके, इस शिला को इस्तेमाल करके ये वल्लभी के राजा को पराजित कर लेता है और यहां का शासक बन जाता है, और इसे जाना जाता है फिर शिलादित्य के नाम से। इसे किस नाम से जाना जाता है, शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस शिला का प्रयोग करके, यहां से स्टोरी समझते जाओ, आप स्टोरी समझते जाओ, शिला का प्रयोग करके ये शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब शिलादित्य की ही पत्नी होती है, ध्यान रखना, जिसका नाम होता है पुष्पावती, जिसका क्या नाम होता है, पुष्पावती। पुष्पावती कौन है, मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूं, आप लोगों के बहुत आसान हो जाएगी चीजें याद करनी। अब ये शिलादित्य के यहाँ पे विदेशी आक्रांता आक्रमण करते हैं और शिलादित्य को पराजित कर देते हैं। देखिए किंवदंती है, इसीलिए ये बातें अपन को मानने में आती है, क्योंकि इसके पास तो भाई वो शिला थी, ये किसी के भी छुआता तो वो मर जाता, लेकिन इसके हो सकता है कि उस समय जब विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया तो वो शिला इनके पास में नहीं होगी, या जो भी है किंवदंती है, कहानी है, मतलब एक बार अपन को सिर्फ बिना दिमाग लगाए, क्योंकि अपने क्या खुरापाती दिमाग होता है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ के खुरापाती दिमाग। गुरु जी यहाँ क्यों हुई, अरे लिखी होड़ी इतिहास की किताबों में लिखी होड़ी, आप पढ़ लियो बस, प्रश्न यहां से नहीं पूछे जाते हैं। ये क्या है कि इतिहास अपन शुरू कर रहे हैं तो अपने को चीजें पता होनी चाहिए। यदि अपन ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे ना यहीं पे, तो ये चीजें अपने पल्ले नहीं पड़ पाएगी, फिर जो है अपन उसमें उलझ के रह जाएंगे। तो यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूं, वैसे सुन लेना है कि हाँ ये चीज है। अब ये इस समय जो है ये भी होती है गर्भवती, और ये गई होती है बाहर कहीं पूजा करने गई होती है, ये जो है कहीं पूजा करने गई होती है। इधर शिलादित्य पराजित हो जाता है, शिलादित्य यहाँ पे पराजित हो जाता है, तो इसको बाद में पता चलता है, तो ये यहाँ पे वल्लभी नगर में आती ही नहीं है, ये वल्लभी नगर नहीं आती है, और ये दूसरे जो है स्थान पे चले जाती है। नाम वाम अपने को स्थान के ध्यान नहीं रखने हैं, नहीं रखने। अब ये ध्यान रखना है कि इसकी जो है, इसका ये एक गुफा में शरण लेती है, ये एक गुफा में शरण लेती है और गुफा में पुत्र को जन्म देती है, पुत्र को जन्म देती है, ठीक है। ये गुफा में पुत्र को जन्म देती है, और इस गुफा में जन्म होने के कारण ही इसके पुत्र का नाम क्या होता है, इसके पुत्र का नाम होता है गुहादित्य। इसके पुत्र का नाम क्या होता है, गुहादित्य। वैसे इसका पहले जो है नाम गोह गुह ऐसे पढ़ने में आते हैं, इसको इस नाम से जानते थे कि गुफा में जन्म हुआ है तो गोह गुह ऐसे नाम होंगे, है ना। और एक कमलावती नाम की ब्राह्मणी थी जिन्होंने इसकी मतलब क्या किया, पुत्र का लालन पालन किया। कमलावती नाम की ब्राह्मणी थी, उसने लालन पालन किया। अब देखो पुत्र को जन्म देने के बाद ये जो है सती हो जाती है, ये भी ध्यान रखो, ये पहले ही सती हो रही थी, अपने पति के पीछे सती हो रही थी, लेकिन चूंकि गर्भवती थी तो इसे समझा बुझा के जो है एक गुफा में शरण दिलाते, तो फिर ये पुत्र को जन्म देने के बाद में ये हो जाती है सती, और इस गुह या गोह नाम का जो पुत्र हुआ है इसका लालन पालन करती है कमलावती नाम की ब्राह्मणी करती है, ठीक है। और ये फिर इनको लेके जाती है ईडर, ईडर रहते हैं ये, ईडर जो है भीलों का गढ़ था, भील राजा था वहां, ठीक है। भील राजा मांडलिक था वहां पे, तो वहां पे जाते ही ये भीलों के बच्चों के साथ ही बड़ा होता है, और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होता है और बहुत योग्य होता है ये गुहादित्य। तो जब बच्चे जैसे खेल रहे होते हैं तो नेतृत्व करता है, जैसे देखियो ना बाहुबली पिक्चर में, बाहुबली कर रहे हैं नेतृत्व जो, तो वो जो है ऐसा कैसे राज किलम खेल के अंदर चंद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ते हैं, नेतृत्व करता है। तो वहां पे जो है फिर इसका सजेशन देते हैं भीलों का जो वृद्ध राजा उसे कि इसको राजा बना दिया जाए, तो ऐसे करके ये गुहादित्य ईडर का राजा बन जाता है, और 566 में गुहादित्य गुहिल वंश की स्थापना करता है। क्या ध्यान रखोगे, ये गुहादित्य फिर क्या ध्यान रखोगे, 566 के अंदर 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना, गुहिल वंश की स्थापना करता। अब देखो मैं यहां से चक्र घुमा के यहां लाया हूं, और पूरी स्टोरी जिसने देखी है वो समझ जाएगा, सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहने वालों को समझ में नहीं आएगी जी, सिर्फ पीडीएफ को सब भरोसे रहेंगे तो समझ में नहीं आएगी। ये स्टोरी अब आई है यहां तक, कहां तक आ गई है, अपने गुहादित्य तक आ गई, और गुहादित्य ने गुहिल वंश का स्थापना की है। चूंकि गुहादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना की है, गुहिलादित्य भी नाम मिलता है इसका, ठीक है, इसलिए इसे जो है गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है, ये ध्यान रखना है। अब गुहादित्य के बाद में एक शासक बनता है जिसका नाम क्या होता है, और भी बहुत सारे ऐसे बीच में और भी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण नहीं है वो बता रहा हूं। अब महत्वपूर्ण शासक इसके बाद में आएगा नागादित्य। कौन आएगा,
नागादित्य, और नागादित्य के फिर नागादित्य का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है बप्पा रावल। उसका नाम क्या होता है? बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल, ये ध्यान रखना है। अब यहां से स्टोरी आगे बढ़ेगी, तो ये चक्र आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाना चाहिए। और नागादित्य का पुत्र कौन है? बप्पा रावल है। अब यहां से आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गई? ये स्टोरी ध्यान रखनी है। अब आपको सीधी सीधी पूछी जाती है गुहिल वंश की स्थापना कब है? कि 566 ईस्वी में। किसने की? गुहादित्य ने की या गुहिलादित्य ने की। ठीक है, फिर बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक कहलाएगा, जो राष्ट्र सैनी माता के आशीर्वाद से फिर गुहिल वंश को जो है पूरी तरीके से मेवाड़ में, मतलब नागदा में राजदेव बना के स्थापित करेगा। समझ आ गई? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो इसका। बढ़ा के आगे। ओके, अब देखो, अब आते हैं अपन मेन स्टोरी पे, कि अब अपने यहां से जो है बप्पा रावल से सवाल पूछना एग्जामिनर शुरू कर देता है। भाई ध्यान हुण जो चीजा, क्योंकि जितने ध्यान हुणो ना भी तो ही आपने फायदो हुई। आज भी टाबर पूछे गुरुजी आज जल्दी आएगी आगे, 8 तो बजने हैं। ठीक है, 8 अब बजे, तो बेटा टेलीग्राम पे 2 से 2.5 घंटे पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि मेवाड़ की क्लास शुरू करेंगे, लंबी चलेगी क्लास, आज ही बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इसलिए जल्दी आऊंगा। तो थे ध्यान ही कौन दो, मैं थाने अटैक गुहादित्य वगैरह सब करा दिया। देखो, नागादित्य का पुत्र याद हो गया। अब ये जो है हरित ऋषि, मतलब ये क्या है? बप्पा रावल, यहाँ पे ये सुनने में आता है अलग अलग किताबें अलग अलग बताती है, यानी अलग अलग इतिहासकार। अभी वाली कंपटीशन की किताबें नहीं, किताबें यानी अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कई जने कहते हैं ये यहाँ ब्राह्मणों की गाय चराता था, कई जने कहते हैं कि ये हरित ऋषि की गाय चराता था। ठीक है, तो अपने हरित ऋषि की गाय चराता था, ये ज्यादा अपने ध्यान में आता है। अब ये क्या है? हरित ऋषि की गाय चराता था, और मान लो ब्राह्मणों की भी चरा, पहले तो दूसरी ऐसे गांव की गाय चराता था। तो ये क्या है कि गायों को इकट्ठा करके एक पर्वत पे जंगल में लेके जाता। तो एक गाय जो मतलब जो सबसे ज्यादा दूध देती थी, उसने दूध देना बंद कर दिया। तो फिर पता चला कि भाई ये दूध क्यों नहीं दे रही है, तो उसने पीछा किया उसका, और वो जो है गाय एक गुफा में जाकर अपना सारा दूध जो है न्योछावर कर देती है, एक जगह पर सारा दूध छोड़ देती है। तो फिर देखते हैं, उसका पीछा किया कि भाई क्या है, तो पत्ते हटाकर देखा तो वहां पे एक शिवलिंग था। वहां पे एक शिवलिंग था, और पास में एक महाराज बैठे थे जिनका नाम था हरित ऋषि। जिनका नाम क्या था? हरित ऋषि। तो फिर ये देखता है कि ये तो एक मतलब देवता की कृपा है, और हरित ऋषि को अपना गुरु बना लेता। हरित ऋषि की बहुत सेवा करता है। ठीक है, खूब सेवा की हरित ऋषि की। हरित ऋषि की गाय भी चराना शुरू कर देते हैं, और ये वहां पे मतलब उनको खुश कर देते हैं। अब एक समय ऐसा आता है जब हरित ऋषि जो है अपने इस लोक को छोड़ के देवलोक जा रहे होते हैं। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि उनको जो है एक विमान लेने आता है। जब वो अपने इस देश को छोड़कर, इस लोक को छोड़कर जा रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस बप्पा को जो है, या बप्पा रावल को जो है, वो अमर कर दें। इन्होंने इनको आशीर्वाद तो दे दिया था कि भाई मेवाड़ पे तू राज करेगा, लेकिन ये चाहते थे कि ये अमर हो जाए। और इतिहासकार लिखते हैं कि अपने मुंह के अंदर जो पीक होता है, पान होता है, वो ये इसके मुंह में थूकना चाहते थे, या इनको देना चाहते थे कि ये इसके मुंह में गिरेगा तो ये अमर हो जाएगा। लेकिन ये बताते हैं कि जैसे ही वो ऐसी घटना होती है, तो बप्पा रावल के मन में एक क्षणिक जो है एक ऐसा विचार आता है, वो पीछे हट जाता है कि मुंह में से निकला हुआ पीक जो है मेरे मुंह पे गिरेगा, और पीछे हटता है तो उसके पैरों पे गिरता है। हरित ऋषि देखते हैं, और हरित ऋषि कहते हैं मैं तुझे अमर करना चाहता था, लेकिन तू जो है थोड़ा सा पीछे हटा है, लेकिन फिर भी जो है ये पान जो है तेरे पैरों पे गिरा है, तो जहां तक तेरे पैर जाएंगे, यानी कि मेवाड़ का जो है तू शासन स्थापित करेगा। राष्ट्र सैनी माता का जो है तुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा, और एक गुप्त जगह गड़ा हुआ जो धन है वो बता देते कि वहां से धन निकाल के तू अपने सेना को स्थापित कर लेगा। तो ये फिर इस तरीके से सेना को स्थापित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, शासन स्थापित किया है। बप्पा रावल को काल भोज या माल भोज के नाम से भी जानते थे। ठीक है, माल भोज भी नाम पढ़ने में आता है, ये भी ध्यान रखना। महेंद्र के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इसे माल भोज, महेंद्र, इन सभी नामों से जाना जाता है। इतिहास में ये चीजें पढ़ने में आती है। ठीक है टाबरो, ध्यान रखियो। और सीवी वैद्य ने इसकी तुलना चार्ल्स मार्टल से की। अब चार्ल्स मार्टल कौन सा? फ्रांसीसी सेनापति था। कौन सा? फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मार्टल। ठीक है, चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेनापति था, इससे तुलना की, और ये डायरेक्ट पूछा जाता है। यदि डिटेल में अच्छी चीज पूछेंगे ना आप लोगों को, तो ध्यान रखना कि ये सीवी वैद्य ने की है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सीवी वैद्य ने की है। और ये भी ध्यान रखना
कि रणकपुर प्रशस्ति ये चीज कहती है कि ये कालभोज और मालभोज है और बप्पा रावल अलग अलग व्यक्ति थे, जबकि अधिकतर इतिहासकार ये कहते हैं कि ये एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। अब देखो बप्पा रावल इतना खतरनाक आदमी था कि जिसके नाम भी अगर कोई दुश्मन सुन लेता ना तो उसके जो है रोंगटे खड़े हो जाते, डरने लगता था। इतना बताते हैं कि डील डॉल का और शरीर का डाकिया आदमी बहुत खतरनाक जो है डील डॉल था। इसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों के अंदर भी लिखा हुआ है और इतिहास की आप बाकी भी पढ़ोगे उनके अंदर लिखा है, ये लैंग्वेज लिखी है एकदम कि मैं देवी के सामने एक झटके से 2 भैंसों की बलि दे देता था, एक झटके से 2 भैंसों की बलि दे देता था और 35 हाथ की तो धोती पहनता था और 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। उसकी खड़ग यानी कि तलवार जो है 32 मन की होती थी और वह 4 बकरों का तो भोजन करता था और उसकी सेना में 12,72,000 सैनिक थे। इतना खतरनाक आदमी था, मतलब रात्र अपन अगर दिख भी जाए नहीं भाई साहब, मैं कह रही हूं कि वो आदमी पाछो उबो नहीं हो सके कि अरे भगवान साक्षात अपने को तो के इस लोक से उस लोक का टिकट काटने वाले आ गए हैं। यूं खली से भी खतरनाक होगा मेरे को लगता है, जैसे 35 हाथ की धोती, एक हाथ यानी 1 मीटर, 35 मीटर की धोती, 4 बकरे भोजन में। ओ हो भाई साहब, ये बप्पा रावल नाम का आदमी कितना डाकी था यह भी पूछ सके एग्जामिनर है। तो मतलब बहुत खतरनाक व्यक्तित्व, बहुत बलशाली। इस तरीके से बप्पा रावल के बारे में आप लोग ध्यान रखें, बहुत बलशाली व्यक्तित्व था इनका, है ना। तभी तो इतनी मतलब सेना तो देखो 12,72,000 तो सैनिक थे, 12,35 मीटर, 35 हाथ की धोती, 35 मीटर की तो धोती थी। अपने को 35 मीटर की धोती सिर्फ उठाकर कहीं रखने का कहो ना, 2 आदमी लगे कम से कम 35 मीटर की। क्या हाँ भाई, उस समय के भाई कपड़े भी तो खतरनाक आते होंगे। हाँ, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर बढ़ेंगे आगे। स्क्रीनशॉट लो भाई, कितना मैसेज आया। चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक था ब्रो, इतनी चीज याद हो जाएगी बप्पा रावल के बारे में। अब देखो बप्पा रावल के बारे में और चीजें। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये बहुत आप लोगों को पूछी जाती है चीजें, ये आप लोगों को बहुत जो है पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया है, बप्पा रावल ने। और नागदा को राजधानी बनाया है। नागदा को राजधानी बनाने वाला शासक भी सबसे पहली बार राजधानी किसने बनाया है, इसने अपने बप्पा रावल ने। मान मौर्य, ये कौन था, मौर्य शासक था। ये कौन था, मौर्य शासक। मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ को जीता, चित्तौड़गढ़ के किले को जीता है। और बप्पा रावल की मृत्यु बताते हैं कि खुरासान में हुई और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि नागदा में हुई है। ठीक है, कुछ इतिहासकार लिखते हैं नागदा में हुई है। साथ ही साथ ध्यान रखो सहस्त्र बाहु मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर जिसे कहा जाता है सास बहू का मंदिर। क्या बोला जाता है, सास बहू मंदिर बोला जाता है। इसका निर्माण भी बप्पा रावल ने ही करवाया है। सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने ही करवाया है। कुछ बप्पा रावल की अपने जो है उपनाम ध्यान रखना है, इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता था, हिंदुआ सूरज। वैसे जितने भी गुहिल वंश के राजा शासक हुए उन सभी को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, उन सभी को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे कि आप महाराणा प्रताप के बारे में भी पढ़ लोगे तो हिंदुआ सूरज कहते हैं, इन्हें भी हिंदुआ सूरज कहा जाता था। ठीक है, ये आपने को ध्यान रखना है। साथ ही साथ में इनकी और भी उपाधि है, इन्हें राजगुरु और चकवे ये पूछते हैं, ये इनकी उपाधियां थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इनकी उपाधियों के बारे में भी आप लोगों को बप्पा रावल के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों के क्लियर। चलो आगे बढ़े। ओके, देखिए अब इनके बाद में आपको ध्यान रखना अल्लट। अल्लट का टाइम पीरियड 951 से 971। अब देखो मैं आप लोगों को मतलब बीच में और जैसे बहुत सारे शासक हुए, यदि पूरी तो वंशावली पढ़ने बैठे तो अपने 1 महीना लग जाएगा, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अपने को जो पढ़ना है वही चीज मैं करवा रहा हूं। यहाँ बिल्कुल लंबा चौड़ा मैं नहीं करूंगा कि हाँ आप लोगों को अधिक से अधिक करना है रिवीजन और प्रश्न बाहर नहीं जाने चाहिए।
तो अल्लट जो है, अल्लट के बारे में चार चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहली तो इन्हें आलूराव या आलू रावल इनके नाम से जाना जाता है, पढ़ने में आता है यह नाम, ठीक है, कि आलूराव या आलू रावल के नाम से इन्हें जानते थे। इन्होंने भैया प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया है, राजस्थान में प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। देखो हूण हूण जो है वो कैसी जाति हुई, विदेशी आक्रांता हुए, और विदेशी आक्रांता इनका काम क्या होता था, हूणों का वगैरह हमला करना, लूटना और वापस जाना, हमला करना, धन लूटना, वापस जाना। इन्होंने अल्लट के समय यहाँ पे हमला किया, अल्लट ने जो है इनकी पुत्री से विवाह कर दिया, तो हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर दिया। यानी कि देखो दो फायदे, एक तो क्या है शादी हो गई हरिया देवी से, दूसरी चीज की लूटमार भी बंद होगी, दूसरी चीज लूटमार भी बंद होगी। उल्टा हूण जो है बाकी जगह लूटिया वे भी हटे देता कि बेटी दिए बटे, और दूसरो धनमाल भी देता कि अपनी बेटी दियोड़ी भाई। तो हूणों के मतलब पूरा ही इलाज कर दिया था अल्लट ने कि भाई विवाह भी कर दिया, बेटी भी लिए, धन भी ले लिया वापस, और लूटपाट भी समाप्त हो गई। बहुत जबरदस्त शासक हुए अल्लट, ठीक है। और मेवाड़ में नौकरशाही को शुरू करने वाले भैया सबसे पहले शासक अल्लट हुए हैं। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, ये नौकरशाही वाला, ठीक है, नौकरशाही को जो है शुरू करने वाले पहले शासक। देखो जिगरा तो बहुत था इनके अंदर, जिगरा था तभी तो देखो अंतरराष्ट्रीय विवाह किया विदेशी कन्या से, फिर नौकरशाही शुरू की है। और नागदा की जगह जो है आहड़ को राजधानी बनाया इन्होंने नागदा की जगह आहड़ को राजधानी बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ये चारों लाइनें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यदि आप लोग ध्यान रखोगे इसके अंदर कि अल्लट के अंदर ही आप ध्यान रखें तो आहड़ के अंदर एक वरा मंदिर बना हुआ है, आहड़ के अंदर क्या है, एक वरा मंदिर बना हुआ है, उसका निर्माण भी अल्लट ने करवाया है। और अल्लट ने देखो विदेशी कन्या से विवाह तो किया ही किया है, साथ ही साथ इसे जो है व्यापारिक केंद्र बना दिया था, आहड़ को व्यापारिक केंद्र बनाया। किसे बनाया, आहड़ को। ये ऐसी लैंग्वेज से पूछा जा सकता है प्रश्न कि भाई मेवाड़ के इतिहास में कौन सा शासक हुआ है जिसने आहड़ को या मेवाड़ को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है, तो ये व्यापारिक केंद्र, नौकरशाही, हरिया देवी, ये सारी की सारी चीजें क्या ध्यान रखोगे आप, अल्लट के अंदर ध्यान रखोगे। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो, टॉप नो, बस आगे बढ़ा। इनके बाद में आपको ध्यान रखना है रण सिंह नाम का एक योग्य शासक हुआ। इस रण सिंह को जो है कर्ण सिंह के नाम से भी जानते थे, क्या कहते हैं इनको, कर्ण सिंह भी कहा जाता था, कर्ण सिंह, ठीक है, कर्ण सिंह भी कहते थे। इनके समय गुहिल वंश दो शाखाओं में बट गया था, इनके समय में दो शाखाओं में बट गया, और दो शाखाओं में इनके समय बटा है, ये एक तरीके से अच्छा ही काम हुआ है। तो यहां से आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि ये रण सिंह है, रण सिंह के दो पुत्र, रण सिंह के दो पुत्र, एक तो क्षेम सिंह, एक तो क्षेम सिंह और एक थे राहत, एक तो थे क्षेम सिंह और एक थे राहत। और क्षेम सिंह ने जो है रावल शाखा की स्थापना की, ये रावल, इनके वंशज रावल शाखा के कहलाए। और ये राहत जो है, ये राहत के जो वंशज है वो राणा शाखा कहलाए, ठीक है, राणा शाखा कहलाए। और राणा शाखा में जो है फिर बाद में आगे लक्ष्मण सिंह होते हैं, जो लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित जो है मेवाड़ के लिए खेत आ जाते हैं, यानी काम आ जाते हैं। और उसके बाद में जो है इन्हीं का, लक्ष्मण सिंह का जो है पौत्र राणा हम्मीर, वो जो है मेवाड़ में जो रावल शाखा का अंत हो जाता है अपने अलाउद्दीन खिलजी के समय, उस समय जो है फिर वापस इस मेवाड़ के वंश को आगे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो रण सिंह है, इनके समय में मेवाड़ दो शाखाओं में बटा है, एक तो है आपके रावल शाखा, ठीक है। अब यहां तक के शासक, अब आगे क्या पढ़ेंगे अपन, रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह, रावल रतन सिंह, ऐसे पढ़ते हैं। और फिर हम्मीर जैसे आएगा, तो हम्मीर आएगा तब से अपन पढ़ेंगे राणा हम्मीर, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, ऐसे, तो वो राणा शाखा के कहलाएंगे। इन्होंने ये फिर क्या हुए, राहत जो है यहां से सिसोदा ग्राम में चले गए, कहां चले गए, सिसोदा ग्राम के अंदर चले गए, और वहीं पे जो है इन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया। इसलिए यहाँ के शासक फिर बाद में सिसोदिया कहलाए हैं। कहते हैं ना गुहिल जो होते हैं, जैसे गहलोत भी कहलाते हैं और सिसोदिया भी कहलाते हैं, तो सिसोदा ग्राम से जो शाखा आगे बढ़ी है तो फिर इनके वंशज सिसोदिया कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से चीजें जो है समझकर आगे बढ़ना है, तो ये सिसोदिया ध्यान रखना। और अब यहाँ के जो शासक अपन पढ़ेंगे कहां तक, रावल रतन सिंह तक, कहां तक,
रावल रतन सिंह तक अपन पढ़ेंगे, तो वो जो है क्या पढ़ेंगे, रावल शाखा। अब देखो मैं खुद ही इतनी चीजें बताई, अब मैं जो है आगे जैसे पढ़ाता कभी कोई कोई दूसरी जैसे कल्चर की क्लास आ गई, वहां पढ़ा रहा हूं और गलती से मुंह से निकल भी जाता है कई बार राणा रतन सिंह, तो जो है मेरे पढ़ाई उड़ा टबर मन पाछो ज्ञान दे दिया करे गुरु जी, वो राणा रतन सिंह नहीं है, वो रावल होता है। आप करेक्ट कीजिए, आपको जानकारी अधूरी है। मैं टावर, मैं तो है नौकरियां लगा दी 10-15 हजार बच्चा ने पूरा पिटा पटान, और तुम पाचो मने ही हिका दे गया गुरु जी, वो आपको ध्यान नहीं है बराबर, वो रावल होता है। उसके बाद में रावल शाखा का अंत हो गया था और राणा शाखा आई थी। मैं अच्छा क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे, मकबूल, इनका इलाज किया जाए, बस मने भी यूं कहना पड़े। चलो बेटा कोई बात, होता है ऐसी चीजें जो है, हमें आदत पड़ जाती है इन चीजों की, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। चले आगे बढ़े, ओके। चलो भाई, बोर तो नहीं हो रहे? अरे हाँ भाई, चले यहां तक चीजें क्लियर? ओके, देखो अब ये शेम सिंह और राहत और ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है, इनके बाद में एक बहुत तगड़ा शासक जो होते हैं सामंत सिंह। क्या ध्यान रखना है? सामंत सिंह। अब आप कहोगे कि सामंत सिंह डायरेक्ट कैसे ध्यान रखें, तो ये ध्यान रखो कि शेम सिंह जो है ना, तो शेम सिंह के 2 पुत्र हुए हैं। क्या ध्यान रखोगे? वैसे तो नहीं पूछा जाता है इतना, फिर भी ध्यान रखो, शेम सिंह के 2 पुत्र हुए, एक तो हुए सामंत सिंह, एक तो हुए हैं सामंत सिंह, और एक हुए हैं कुमार सिंह। एक कौन हुए हैं? कुमार सिंह। ठीक है, चलिए, तो सामंत सिंह के बारे में ध्यान रखो कि कीर्तिपाल चौहान से संघर्ष किया। कीर्तिपाल चौहान कौन से? जा कीर्ति फैला, वो वाले जालोर वाले। ठीक है, तो जालोर वाले कीर्तिपाल चौहान से संघर्ष किया है, वो कौन है अपने, या ध्यान रखना सामंत सिंह है। वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो सामंत सिंह है। और तराइन के युद्ध में, तराइन के युद्ध में इन्होंने पृथ्वीराज की तरफ से युद्ध भी किया था, ये भी पढ़ने में आता है। ठीक है, पृथ्वीराज की तरफ से युद्ध भी किया था, ये भी ध्यान रखना, आपको पढ़ने में आता है। अब यहाँ पे जो है अपन दिमाग लगाएंगे कि 1172 से 1179 तक है, और तराइन का युद्ध तो 1191 में हुआ है, तो कैसे किया? तो ये इनका शासन काल है, ये जो है ये शासन काल है, मृत्यु काल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इन्होंने यहाँ पे इनसे भी संघर्ष किया था। और यदि आप लोगों को और डिटेल ध्यान रखनी है, तो ये ध्यान रख लेना, ये पूछ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ने आक्रमण किया था इनके समय। ठीक है, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, आप चाहे तो और भी लिख सकते हो, तो ये ध्यान रखना। फिर ध्यान रखो कि कुमार सिंह, इनका टाइम पीरियड जो है 1189 से लगा के और 1191 तक है। इन्होंने कीर्तिपाल चौहान से, मतलब यहाँ पे जो है इन्होंने कीर्तिपाल चौहान से ये संघर्ष किया ना, तो मेवाड़ हार गए थे ये यहाँ। इन्होंने कीर्तिपाल चौहान से मेवाड़ को पुणे जीत लिया था। इन्होंने, कुमार सिंह ने कीर्तिपाल यहाँ से जो है मेवाड़ को पुणे जीत लिया था। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, सामंत सिंह जो है तराइन के युद्ध में भेजे गए थे युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अब मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है आप लोगों के जैत्र सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, एग्जामिनर यहां से प्रश्न बनाता ही बनाता है। तो बालक और मदन दोनों ही ध्यान रखो, मतलब बालक और मदन आगे आएंगे, तो बालक और बालिका दोनों ही ध्यान रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के अंदर भूताला का युद्ध, जैत्र सिंह के अंदर भूताला का युद्ध और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो टाब्रो, समकालीन दिल्ली शासक पूछेंगे तो इल्तुतमिश। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है भूताला का युद्ध। 1222 से 1227 टाइम पीरियड माना जाता है। पूछेंगे तो ध्यान रखना, 1227 ज्यादा पूछते हैं, टाइम पीरियड पूरा का पूरा ध्यान रखना है भूताला के युद्ध का। ठीक है, जैत्र सिंह के सेनापति कौन थे? इसमें बालक और मदन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछते हैं। और हम्मीर मद मर्दन के अंदर, हम्मीर मद मर्दन के अंदर जो है इसकी जानकारी मिलती है कि हम्मीर के मद का मर्दन करने वाला, और इसमें हम्मीर बताया किसको है? इल्तुतमिश को। इसमें हम्मीर किसे बताया गया? इस रचना के अंदर हम्मीर बताया है इल्तुतमिश को। ठीक है,
कि हमीर के मद को मर्दन करने वाला कौन था? जैत्र सिंह था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना कि जालोर का एक शासक था उदय सिंह सोनग्रा। उदय सिंह सोनग्रा, देखो जालोर पड़ा था, याद आ रहा है क्या? इल्तुतमिश के समय ये समकालीन शासक था। तो इसने जो है जैत्र सिंह ने उदय सिंह सोनग्रा से भी संघर्ष किया है। जैत्र सिंह ने उदय सिंह सोनग्रा पे भी हमला किया है, संघर्ष किया है और हराया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आपके प्रश्न उदय सिंह सोनग्रा वाला एग्जाम में बन चुका है कि इल्तुतमिश के, जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया तब जालोर का शासक कौन था? ये सभी एक साथ थे, समकालीन शासक थे ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1248 में नासिरुद्दीन महमूद से भी संघर्ष किया इन्होंने नासिरुद्दीन महमूद से भी संघर्ष किया है। और यदि अपन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट लिखना चाहे तो वो ये हो सकती है कि मध्यकालीन जो मेवाड़ का इतिहास है, मध्यकालीन मेवाड़ का जो इतिहास है उसमें इनका काल स्वर्ण काल कहलाता है। तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहलाता है इनका टाइम पीरियड। जैत्र सिंह का टाइम पीरियड जो है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, ठीक है। और एक और लाइन यदि आप लिखना चाहो तो ये लिख लेना कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, मैं यहां पे बोल के बता देता हूं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कि जैत्र सिंह जितना शक्तिशाली उस समय कोई शासक नहीं था, और ये इतना शक्तिशाली था कि दुश्मन भी इसके फैन थे, कि दुश्मन भी इसकी तारीफ करते थे इतना मतलब ये शक्तिशाली था। तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, एक लाइन और मुझे याद आ रही है, वो भी यदि लिखना चाहो तो लिख लेना। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि सुनी हुई भी आप लोगों को याद रह जाए ना, तो वो फिर आप लोगों के काम आ जाएगी। गुजरात का एक शासक था वीर धवल। गुजरात का कौन था? वीर धवल। गुजरात का वीर धवल, इससे संघर्ष कर इसे भी पराजित किया। और वास्तुपाल और तेजपाल इसके सेनापति थे, जिन्होंने फिर माउंट आबू में मंदिर बनवाए। तो ये भी ध्यान रखो। क्या क्या ध्यान रखोगे? जैत्र सिंह के समय इल्तुतमिश ध्यान रखना है, नासिरुद्दीन महमूद ध्यान रखना है, ये तो दिल्ली के हो गए। उदय सिंह सोनग्रा ध्यान रखना है, ये जालोर का हो गया। वीर धवल ध्यान रखना है, ये गुजरात का हो गया। ठीक है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ध्यान रखना, जिन्होंने कहा कि दुश्मन भी भैया इनके फैन थे, ये बहुत शक्तिशाली शासक था। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल स्पेशली पूछे तो दशरथ शर्मा ने कहा है, ये ध्यान रखना। अमीर मदमर्दन ध्यान रखना, भूताला का युद्ध ध्यान रखना है। बस इतनी तो जानकारी है, हाथों हाथ ही याद हो जैसी। ठीक है, हाथों हाथ ही याद हो जाएगी। हाँ, जो बच्चे पूछ रहे हैं ना, जैसे कि वन लाइनर कैसे ऑर्डर करें, कोई भी पुस्तक कैसे ऑर्डर करें, या ये सबसे पहला और एकदम आसान काम है कि दुकान पे जाओ मिठाई की, वहां पे जाकर कहना कि हमारे गौरव सर की किताब आपके यहाँ मिलेगी क्या, है ना। ऐसे जाकर कहना ओ हो गौरव सर की किताब मिलेगी क्या। वो कहे कि पेज वेज ढीला है क्या, तो कहना नहीं। फिर वो कहेगा कि यहाँ पे मिठाई की दुकान पे किताब कैसे मांग रहा है, तो कहना मुझे तो लगे भाई तुझसे डर, अब मुझे बता दे कहाँ मिलेगी किताब। ऐसी बातें ऐसी करते हो तुम। किताब की दुकान पे जाओ, वहां पे जाके पूछना है मिलेगी क्या, वो सीधे देगा किताब। ठीक है, और नहीं मिले कि ऑनलाइन मंगानी, सर हम तो बाहर रहते हैं, तो भैया टेलीग्राम चैनल पे हर किताब का लिंक पोस्ट किया जाता है और पिन किया जाता है उसके बाद में। ठीक है, तो जाकर ले लो। अब थे मतलब काम ही एडा करो, सदाब जकाती वाला करो। ओ हो गौरव सर ये आपकी किताब कहाँ मिलेगी, है कि नहीं। काम ही भैया ऐसे है, हम क्या कर सकते हैं। हमारी किताब किताबों की दुकान पे मिलेगी बेटा, है दत्ते की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेज सिंह, इनके बाद में ध्यान रखो तेज सिंह। ठीक है, हाँ देखो कितना मजा आया, टावरों को लगातार हंसने की इमोजी। सर मजा आ गया। 10 रुपए का बिस्किट कितने का है, वो वाली प्रश्न है सीधे सीधे। अब ये तो सर सादाब जगाती तो अब फेमस हुआ है, 15 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद में हमारे सारी चीजें ध्यान में रहती है। उसके बाद में वायरल हुआ, उसके बाद में मेरे से तो ये स्टूडेंट मेरा चैनल बना है तब से ऐसे सवाल पूछते ही है, और मैंने कई बार इनको इसी तरीके से बताया भी है क्या तुम पूछते ही यही हो गए, सो रहा है आदमी उसको जगा कर पूछते भैया सो रहे थे क्या, वो वाली चीजें हैं। चलो देखिए तेज सिंह के बारे में ध्यान रखो। उपाधियां सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेगी। परम भट्टारक, महाराजाधिराज। अच्छा ये क्या हो रहा है, अनेबल टू रिकॉग्नाइज दिस लैंग्वेज, आपने रिकॉग्नाइज करनी ही नहीं। अच्छा यहां से ये शुरू हो गई। चलिए, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, उमापति वरलब्ध, प्रौढ़ प्रताप।
अरे भाई, बहुत लंबा और बड़ा नाम है। ठीक है, क्या है? टुकड़ों में बांट के याद करना। चलो, उमापति, इसको टुकड़ों में बांटो, फिर वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, ऐसे याद करना, 3 टुकड़ों में बांट के, तब जो है आप लोगों को ये याद हो जाएगी चीज। ठीक है, उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि किसने धारण की? कोई तेजस्वी आदमी होगा इतनी जबरदस्त उपाधि धारण करने के लिए, तो बिल्कुल उनके नाम में ही तेज है। तो वो कौन है? तेज सिंह है। कौन है? तेज सिंह। क्या बहुत खतरनाक उपाधि धारण की, तो कौन है? तेज सिंह जी है। समकालीन दिल्ली शासक जो तेज सिंह के सामने तो भाई कोई बल वाला ही होना चाहिए, तो बलबन तेज जिसके अंदर है, उसके सामने यदि शासन करना है, वो भी दिल्ली की जगह, तो भाई बल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बलबन याद रह जाए चीजें, मैं याद कराने में काम कर रही हूँ कि हाँ, याद रहनी बहुत जरूरी है। और उसके अलावा ध्यान रखना कि एक चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। ये क्या है? ये चित्रित ग्रंथ है, चित्रित कला में पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको। चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। ठीक है, किसने लिखा है? कमल चंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? कमल चंद्र ने, तेज सिंह जी के समय। किसने लिखा है? कमल चंद्र का ग्रंथ है। 1261 की बात है। कब की बात है? 1261 के अंदर। ये कब लिखा गया है? 1261 ईस्वी के अंदर। ये माना जाता है आप लोगों के मेवाड़ के इतिहास का ही नहीं, मेवाड़ के चित्रकला का ही नहीं, अपितु राजस्थान के चित्रकला का भी पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है। पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है। हाँ, 1260 61 7 में पढ़ने में आते हैं। 1260 61 7 में पढ़ने में आते हैं। ले क्या गुरु जी 1260 करो, बस ओके, थे राजी रह जाओ रे, तो 1260 कर लो। ठीक है, कमल चंद्र और चित्रित ग्रंथ, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब चले, एक ही बात है, 1260 61 7 में ही पढ़ने में आते हैं। चलो देखो, इसके बाद में तेज सिंह जी के बाद में अपने को याद रखना है समर सिंह। तेज सिंह जी का पुत्र, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है इन्हें, और तुर्कों से गुजरात का उद्धारक है। गुजरात को जो है मुक्त कराया तुर्कों से, इन्हें कहा गया समर। क्या भाई, समर किसको कहते हैं? जो युद्ध को कहा जाता है समर। तो इस समर में जो है बिल्कुल खतरनाक थे, तो इसलिए इन्हें कह दिया शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। और चीरवा जो लेख है, चीरवा लेख, इनमें कहा गया है शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान सूर बताया गया है। ऐसे की ऐसे लैंग्वेज पूछी जा सकती है, ऐसे की ऐसे पूछी जा सकती है। क्या शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान सूर बताया है? यहां से कैसे पकड़ोगे आपके गुरुजी, ये याद कैसे होगी? चीजें हमारे मिक्स होती है। तो देखो, कुछ ही नहीं करना है। समर सिंह में एक शब्द पहले से दे रखा है स, इसमें देखो स स स स स, कितनी, इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं ना, बार बार एक ही वर्ण की उच्चारण हो, तो इसको अनुप्रास ही बोला जाता है ना। तो ये देख लो, इससे डायरेक्ट ही याद होता है। क्या शत्रुओं के भैया सामने सिंह के समान सूर है, शत्रुओं का संहार करने में। ठीक है, एक टबर लिख दियो गलती गलती में, श्रृंगार करने में। अरे श्रृंगार थोड़ी करिए, शत्रुओं श्रृंगार करने के करना अपार, संहार करने में, शत्रुओं पे वार करने में, संहार श्रृंगार करने के अपार, घर में कोई सजानो है मिन लान है ये। और इसके फिर ध्यान रखो, 2 पुत्र हुए हैं, एक तो कुंभकर्ण और एक रतन सिंह। जो रतन सिंह हुए हैं उन्हें रावल रतन सिंह के नाम से जाना गया है, जो लोहा लेते हैं किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। क्या भाव लिया था? ऐसे ऐसे तो चीजें बच्चे पूछ चुके हैं मुझे कि गुरुजी उस समय लोहा क्या भाव लिया होगा। तेरी तो ये ध्यान रखना, रतन सिंह और कुंभकर्ण जो है नेपाल चले जाते हैं। कुंभकर्ण कहां जाते हैं? नेपाल। नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं कुंभकर्ण। नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना कौन करते हैं? कुंभकर्ण करते हैं, यानी कि नेपाल में भी मेवाड़ के वंशज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और बाद में अपन को अब पढ़ना है रावल रतन सिंह जो है, अब पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस मतलब समर सिंह के अंदर एक और मैं आप लोगों को स्लाइड ऐड करवा रहा हूं कि इनके जो है, एक तो लिखो आप दरबारी विद्वान, ये लिख लो आप। मैंने वन लाइनर में तो दे रखी है चीज, लेकिन फिर भी यहां पे भी आप लिख लीजिए
कि दरबारी विद्वान ध्यान रखना है एक, और एक शिल्पी ध्यान रखना है, क्योंकि शिल्पियों से प्रश्न बना है, अपने कंटेंट से बाहर नहीं जाते हैं। वन लाइनर में जब प्रश्न बना था उससे पहले भी दे रखी थी, हमने प्रूफ दिए थे, मजा आ गया था कि हाँ हमने करवाया कवर। चलिए क्लास में भी आप लोगों को लिखवा देते हैं। दरबारी विद्वान में लिखो इनके, एक तो जिन प्रभ सूरी, क्या है कि चीजें जो है देखो कवर तो सारी ही की जाती है, पर आप थोड़ा सा जो है ध्यान देंगे तो मजा आएगा, ठीक है। रत्न प्रभ सूरी, रत्न प्रभ सूरी, और एक और नाम आप लिखेंगे जो थे पार्श्वचंद्र, पार्श्वचंद्र। ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दरबारी विद्वान। और फिर ध्यान रखना है शिल्पी, और प्रश्न किससे बना था, शिल्पियों से प्रश्न आप लोगों के बन चुका है, ठीक है, शिल्पियों से प्रश्न बन चुका है। तो शिल्पियों में लिखो एक तो पदम सिंह, पदम सिंह, केल सिंह, पदम सिंह, केल सिंह, केलहन, पदम सिंह, केल सिंह, केलहन, ये इनके दरबार में शिल्पी थे। और एक और थे करम सिंह, एक और थे करम सिंह, ये शिल्पी हुए, और इनसे जो है प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। किसके दरबार में, समर सिंह के, ठीक है। तो इस तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ये केल सिंह, केलहन वगैरह इनसे प्रश्न पूछा है, ठीक है। टाब्लो ले स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अब आई आप लोगों के रावल शाखा में मैन स्टोरी, और मैन स्टोरी भी कैसी है, वो भी एक तरीके से किंवदंती पे आधारित ही है, रानी पद्मिनी वाली। तो आज देखो वैसे भी अपन ने जो है समय पे क्लास स्टार्ट की है, तो समय पे मतलब अपन बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे, है ना। 7:45 शुरू की है, अभी 45 मिनट में अपन रावल रतन सिंह तक आ गए हैं। अगले और शायद 45 मिनट और लगेंगे, राणा सांगा तक आ जाएंगे। लेकिन चीजें जो है अपन शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, बस उनको जो है कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और यही चीज मैंने जो है ये आज जितना अपन मैटर पढ़ रहे हैं वो हमने 6 क्लास में कराया था, आई थिंक 6 क्लास में ही पढ़ाया। चलिए देखो, रावल रतन सिंह 1302 से 1303 तक ही इनका शासन रहा है। रावल शाखा के ये अंतिम शासक हुए हैं, रावल शाखा के अंतिम शासक हुए हैं। रानी इनकी पद्मिनी, जिनके ऊपर पद्मावती पिक्चर बनी है, ठीक है। और समकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी, इनसे ही संघर्ष हुआ है। अब देखो संघर्ष क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे एक किंवदंती है। और पद्मावत नाम का एक ग्रंथ है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, इस घटना के 200 साल बाद शेरशाह सूरी के समय लिखा है। कब लिखा है, शेरशाह सूरी के समय लिखा है, पद्मावत नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसके अंदर वो जो है पूरी स्टोरी बताता है। पूरी स्टोरी क्या बताता है, चित्तौड़ के अंदर तो अपने रतन सिंह शासन कर ही रहे थे, ठीक है। और सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका, सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, वहां पे जो है एक राजकुमारी जिसका नाम पद्मिनी, और वो भाई तबीयत की सुंदर राजकुमारी, किसके अनुसार बता रहा हूं, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना के अनुसार किंवदंतियां है, ठीक है, कि वो बहुत ही सुंदर राजकुमारी। उनके पास में एक हीरामणि तोता था। हीरामणि तोते की खासियत क्या होती है, बड़बड़ बड़बड़ बोले, ठीक है। हीरामणि तोतो, गागरवानी तोता जिसको बोला जाता है, राम राम बोलता मिट्टू मिट्टू नाम है ना वो वाला। तो वो क्या है, बोलता है। वो एक बार उड़ गया वहां से, पद्मिनी का तोता था वो, पद्मिनी का तोता था, वहां से उड़ गया और उड़ते उड़ते आया कहां, सीधा देख लो रतन सिंह के पास, ठेठ श्रीलंका। तो इसीलिए जो है इनकी प्रामाणिकता इन कहानियों की कम होती है, क्योंकि एक तो तोता, बाज होता तो सोच भी लेते कि भाई उड़ के आया। तो मेरे को लगता है कि तोते ने बाज के पंख उधार लिए होंगे, जा सकता है, यदि अच्छी मतलब बाज से दोस्ती है तो वो आया यहाँ पे। अब कई जने कहते हैं कि गुरुजी ऐसे नहीं हुआ था, एक शिकारी गया था, शिकारी ने शिकार कर लिया था उस तोते का, और शिकारी फिर जो है वहां लेके गया। तो चलो ऐसे मान लेते हैं अपन, अपा क्या भी मानना, मतलब तो जान स्टोरी कही कि ने रतन सिंह जी, रतन सिंह को क्या मतलब स्टोरी बताई कि भाई वहां पे बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है, ये वो फलाना ढिमका, ऐसे उनकी सुंदरता बहुत है। तो रतन सिंह जी सोचते हैं कि अब जो है इसने तोते ने इतना वर्णन किया है तो मुझे जो है राजकुमारी को देखना भी है, फिर मैं विवाह भी करना चाहूंगा। तो रतन सिंह जी वहां से जो है जोगी का वेश बना के सियल द्वीप जाते हैं, और सियल द्वीप में रहते हैं वो, है ना, सियल द्वीप में रहते हैं। और फिर बाद में जो है जैसे तैसे जो है इनके मिलन हो जाता है। आप स्टोरी मतलब शॉर्ट करते हैं अपन थोड़ी सी,
फिर इनकी जो है शादी हो जाती है और शादी करके पद्मिनी को लेकर आ जाते हैं हाँ चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट कर देते क्योंकि आगे और भी स्टोरी खींचनी है अपन को, है ना। तो फिर जो है यहां पे जैसे आते तो इनके दरबार में एक ज्योतिष तो क्या तांत्रिक, जिसका नाम होता है राघव चेतन। क्या नाम होता है? राघव चेतन। कहते हैं कि राघव चेतन की बुरी दृष्टि थी पद्मिनी पे, राघव चेतन की बुरी दृष्टि थी पद्मिनी पे, और वो जो है ऐसे जहां भी मौका मिलता तो मतलब कहीं जो है झांकने की कोशिशें करता था, और इस बात का पता चल गया रावण रतन सिंह को। तो रतन सिंह जी ने उसको जो है इनके सेना में शामिल था उसको निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, उसे बेइज्जत करके और निष्कासित कर दिया। तो देखो जब भी जिस शासक से कोई बेइज्जत होकर निकलेगा तो वो सीधा जाएगा कहां? उनके दुश्मन के पास, या उनसे शक्तिशाली या उनके सिमिलर कोई होगा। ये सीधा चला गया दिल्ली। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी। अब इसको जो है भाई मारवाड़ी में एक कहावत है कि हाथ नहीं आवे तो ढोलाओ तो सही। तो क्या मेरे को मतलब पद्मिनी नहीं मिली तो मैं जो है इनको वहां पे जाकर भड़का देता हूं, तो इनको भी जो है यहां से भाई इनको भी पद्मिनी इनके पास भी नहीं रहे। और ऐसा बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को जाकर जो है बहुत अलग अलग तारीफ करता है, बहुत खतरनाक। क्या भाई साहब रावल रतन सिंह के रानी इतनी जबरदस्त है, मतलब दूध से गोरी, हाथ दियो तो दागो लागे, मतलब गले में अगर पानी भी पिए ना तो यूं नसों में ऐसे नजर आता है, और ऐसे मतलब थूक भी गिटे तो भी नशा नजर आवे, मतलब यूं बहुत खतरनाक वाले तारीफ कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी की भी रानियां तो बहुत थी, लेकिन अलाउद्दीन के भाई साहब ऐसी कैसी रानी है, कम से कम देखे सही, देखे नहीं अपने तो क्या जीतेंगे सीधी की सीधी। तो फिर उन्हें जो है कि इस बताते हैं इतिहासकार कि भाई ये मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है कि इसलिए रतन सिंह ने अपने अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पे आक्रमण किया, जबकि एक्चुअल कारण आक्रमण के ये नहीं होते हैं। एक्चुअल कारण मैंने बताया साम्राज्यवादी नीति वगैरह वो सब चीजें होती है। तो फिर जो है यहाँ पे आक्रमण किया, और फिर आक्रमण किया और घेरा डाल के रखा चारों तरफ दुर्ग के। चित्तौड़गढ़ का किला बहुत मजबूत है, चारों तरफ घेरा डाल कर रखा है, और फिर जो है दुर्ग के दरवाजे खोल नहीं पाया। फिर दुर्ग के दरवाजे खोल नहीं पाया तो फिर क्या रतन सिंह को मतलब बताते कि ये एक संदेश भेजता है कि भाई जो भी है मैं तो क्या बस युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो मतलब सिर्फ आपके जो रानी जी है उनको देखने आया था, खाली मुझे एक झलक दीदार दिखा दो। ये राघव चेतन हो नहीं ओ मतलब कह रही हो है कि ओ चीजा है, तो मैं खाली एक झलक देखनी चाहूं और आप मुझे एक झलक दिखा दो तो क्या मैं चला जाऊंगा यहां से, ठीक है, मैं यहां से चला जाऊंगा। तो रतन सिंह जी कहेंगे खाली झलक, यहाँ क्या रानियां हमारी क्या झलक दिखाने के लिए कहीं भी कोई मुंह उठा के आके घेरा डाल के कहते झलक दिखाओ। तो फिर जो है कि बताते हैं कि मीटिंग की इन्होंने आपस में, और फिर जो है कि डायरेक्ट भाई अपने जो है डायरेक्ट तो रानी की झलक ऐसे कैसे दिखा, कोई भी आक्रांता आकर ऐसे कहे ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जो है एक तालाब था, तालाब के प्रतिबिंब दिखाने की बात हुई कि प्रतिबिंब दिखा देते इतने में, ठीक है। GM गोस्वामी कम मतलब 10-15 बार कमेंट कर दियो है कि सर आप ब्लैक शर्ट में अच्छे लग रहे हो। बेटा मैं ये दे दूं अब तुझे यहां से हाथों हाथ ही, थैंक यू है, लेकिन ये स्टोरी सुनो अभी बढ़िया, मतलब ये भी इसके लिए भी आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। सर ब्लैक शर्ट में अच्छे लग रहे हो, सर ब्लैक शर्ट में अच्छे लग रहे हो। देखो दूसरा टावर भी कह रहे हैं गोस्वामी रुक जा, गोस्वामी रुक जा। मैं कल पार्सल करता हूँ ये गिफ्ट गोस्वामी को, ठीक है गोस्वामी जी, आपको कल पार्सल करता हूँ। एड्रेस लिख कर भेजो कमेंट बॉक्स में क्या, हाँ आई ब्लैक शर्ट पार्सल करा, ठीक है। अरे इधर राघव चेतन का नंबर लगाने वाले थे अपन, हाँ। तो अब देखो फिर क्या हुआ कि प्रतिबिंब दिखाने की बात हुई, प्रतिबिंब पानी में प्रतिबिंब दिखाने की बात हुई। अलाउद्दीन खिलजी जो है आता है और पानी में बताते हैं कि प्रतिबिंब दिखाते हैं, और प्रतिबिंब देखकर भी उसे जो है सुंदरता बहुत जबरदस्त लगती है। और वो जैसे ही अपने क्या है कि राजस्थान का कल्चर है, परंपरा है कि कोई भी मेहमान आया तो उसे छोड़ने बाहर जाते हैं। रतन सिंह उन्हें छोड़ने बाहर जाते हैं और वो छल से जो है उन्हें अपहरण कर लेता है और फिर जो है अपने खेमे में ले जाता है। उसके बाद में युद्ध होता है। फिर जो है 1600 पालकियों में पद्मिनी और अपने इनकी और भी जो दासियां थी वो सारी सारी और भी छतरानियां जितनी थी वो सब जो है छुड़ाने जाते हैं। इनमें जो है इनके चाचा और गोरा ये यहां से लड़ते हैं और फिर आगे स्टोरी अपने आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये कैसी थी, ये मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत नाम की एक ग्रंथ पे आधारित है जो इसके 200 साल बाद में लिखी गई। अब देखो आज मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आज से 200 साल बाद में कोई मेरे बारे में लिखेगा कि ब्लैक शर्ट में सब बहुत अच्छे लगते थे या ऐसे फलानी ढिकनी
या हो ऐसे बीच में कोई डायलॉग मार देते थे, तो उसे घुमा फिरा के या बड़ा चढ़ा के लिख सकता है। तो उसका मतलब हो सकता है कि मतलब कई चीज बदल जिया। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा कि गोस्वामी को कि मैं भाई शर्ट अच्छा लग रहा है तो खोल के दूं, अब आगे 200 साल बाद में वो यूं ही लिख देगा शर्ट ने ऑनलाइन लाइव क्लास में शर्ट खोल करके उसे ऑनलाइन ही भेज दिया था, टीवी में डाला और टीवी में उसके पास पहुंच गया। तो ये सारी क्या किंवदंतियों का कोई आधार नहीं होता। क्या कहते हैं, किंवदंतियों का कोई आधार नहीं। ये तो मैंने एक उदाहरण बताया आप लोगों को, क्यों आपको ऐसा समझ में आएगी चीजें। आज से 200 साल बाद में कोई ऐसी चीज लिखेगा तो इनका कोई आधार नहीं होता है। ठीक है, ये चीज। तो देखो यहां पे क्या ध्यान रखना है अब अपने, अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण 28 जनवरी 1303 और 26 अगस्त 1303 जो है ये अधिकार करता है, यानी कि तकरीबन 8 महीने घेरा डाल के रखा। अब मजे ले लिया आपने तो फिर वापस स्टोरी पे आ जाओ, है ना। तो तकरीबन जो है 8 महीने घेरा डाल के रखा है, तकरीबन 8 महीने जो है घेरा डालकर रखता है ये बात सत्य है। अब ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ दीदार करा दे तो मैं चला जाऊं, इसलिए नहीं, जीतने के लिए घेरा डाल के रखा है कि कभी तो राशन अंदर का खत्म होगा, कभी तो रसद सामग्री खत्म होगी और दुर्ग के दरवाजे खोलेंगे तो दिल्ली वाले इन सुल्तान के पास में सेना बहुत थी, तो कि फिर हम जो है युद्ध करेंगे। तो यहां पे देखो फिर क्या होता है, रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे, गोरा और बादल। कौन थे, गोरा और बादल, ये चाचा भतीजा थे, ये चाचा भतीजा थे जो पद्मिनी के साथ में आए थे सिंहलदीप से। चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन द्वारा फिर क्या नाम दिया जाता। अब ये देखो संघर्ष हो गया और संघर्ष के बाद में चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लेता और बताते कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे 30,000 लोगों का नरसंहार करवाता है, 30,000 लोगों को मरवा देता है। खिजराबाद जो है यहाँ पे इसका नाम रखा जाता है चित्तौड़गढ़ का, और ये उल्लेख मिलता है खिजराबाद नाम का धाबाई पीर की दरगाह में। ये पूछते हैं धाबाई पीर की दरगाह अभिलेख है। अभिलेख में ये नाम मिलता है। अलाउद्दीन और रतन सिंह के संघर्ष की जानकारी देने वाले स्रोत एक तो पद्मावत और डॉक्टर दशरथ शर्मा अमीर खुसरो की रचनाएं, ये सब जो है इनके संघर्ष की मतलब बताते हैं इनके बारे में। अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण पद्मिनी को बताया किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया। जबकि होता क्या है, साम्राज्यवादी नीति भी होता है, गुजरात के रास्ते में पड़ता था चित्तौड़गढ़, ये भी है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, सामरिक महत्व होता है, दुर्ग का सामरिक महत्व है वगैरह, ये सारी चीजें। और इसमें मलिक मोहम्मद जायसी को सिर्फ एक ही कारण दिखा है ये, और जबकि ऐसा कोई प्रमाणिक मतलब नहीं मान सकते इन चीजों को, है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। तो ये कहानी के रूप में अच्छा लगता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि अब क्या हुआ कि यहां पे देखो, यहां 1303 के अंदर खिज्र खां को यहां का प्रशासक बनाया। खिज्र खां को ये अलाउद्दीन का पुत्र था। अलाउद्दीन का पुत्र खिज्र खां, ठीक है, इसको बनाया प्रशासक। 1313 तक तो इसने शासन किया। फिर बाद में जो है ये यहां से ये भी चला जाता है और ये जो है मालदेव मुछाला को जो है प्रशासक बना के चला जाता है। फिर मालदेव मुछाला के बाद में बनवीर, जिसको जैसा कहा जाता है, वो जैसा नाम है उसका, ठीक है, वो यहाँ का प्रशासक बनता है और उसको हरा के राणा हम्मीर जो है ये अपने अधिकार में लेते। तो ये जो है 1326 तक ये घटनाक्रम चलता है। और फिर जो है अपने ध्यान रखना है कि मैंने आप लोगों को बताया था सिसोदा ग्राम के लक्ष्मण सिंह जी, क्या बताया था, सिसोदा के लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित 7 पुत्रों सहित इस संघर्ष में जो पीछे हुआ है उसके अंदर खेत आ जाते हैं, काम आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो है 7वें पुत्र थे हरि सिंह, इनके 7वें पुत्र थे हरि सिंह, और इन हरि सिंह जी के पुत्र थे राणा हम्मीर, और इनका उपनाम है विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक इसलिए कि रावल शाखा का अंत हो गया एक तरीके से, तो राणा शाखा अलग पहले से हो गई थी, तो इन्होंने फिर वापस इनको जीतकर चित्तौड़ को और राणा शाखा को यहां से आगे बढ़ाया है, ठीक है। अब ये सिसोदा ग्राम के लक्ष्मण देव के पोते थे, ये लक्ष्मण सिंह जी इनके पोते, और मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर को, क्योंकि मालदेव सोनगरा प्रशासक बना है, यहां से यही चीजें पूछी जाती है, इनके पुत्र बनवीर को, इसी बनवीर का नाम जैसा भी मिलता है, क्या मिलता है, जैसा, इसको पराजित कर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से सिंगोली का युद्ध किया है, और ये सिंगोली नामक जगह जो है बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। ये कहां पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। ये डायरेक्ट पूछते हैं आप लोगों को सिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ है,
तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। चलिए अब यहां पे थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि आगे वापस स्टोरी आने वाली है। चलो देखो, इनके बाद में राणा क्षेत्र सिंह, जिनको खेता भी कहा गया, क्या आगे आएगा, खेता शब्द आएगा, तो इन्हें खेता के नाम से भी जानते हैं। ये राणा हमीर का पुत्र था और इन्होंने यहाँ पे शासन किया है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। फिर आते हैं भाई राणा लाखा। राणा लाखा में भी स्टोरी आएगी। राणा लाखा खेता के पुत्र थे, यानी इन्हीं क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। इनके समय में देखो ये राणा लाखा है ना, बहुत लकी शासक हुए हैं। राणा लाखा लकी थे। लकी कैसे थे? सोने चांदी की खाने खुली है, मतलब चांदी की खाने, सोने की तो नहीं, चांदी की जो है, चांदी की, शीशा दस्ता की, इनके समय में क्या है, खाने निकली है। यहाँ मेवाड़ के अंदर, जावर के अंदर खाने निकली है। ठीक है, इनके समय पिछोला झील, देखो आदमी को क्या चाहिए, धंधा चले बढ़िया एकदम, है ना, पैसा होना चाहिए और संपन्नता होनी चाहिए, पानी वानी यानी है, यानी जनता भी खुश, और रानी होनी चाहिए बढ़िया। तो इनके देखो पैसा, आर्थिक संपन्नता हो गई, पिछोला झील है, यानी कि देखो अब जनता के भी कोई नहीं, क्योंकि पानी जहां पे मिलेगा वहां पे सारे संसाधन हो जाते हैं सारे के सारे। और रानी, रानी यहाँ पे आगे मिलने वाली है, इनको हंसाबाई से विवाह किया है। ये स्टोरी है भाई, ये वापस स्टोरी है। अब इनके दरबारी विद्वान, पहले फैक्ट देख लो, जॉटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट इनके दरबारी विद्वान हुए हैं। अब क्या हुआ है यहाँ पे, मारवाड़ का ध्यान रखना, मारवाड़ का राव रणमल, मारवाड़ का राव रणमल, यानी राव चुंडा जो थे, मारवाड़ में भी चूड़ा हुए हैं, चूड़ा चुंडा कहते हैं, उनके पुत्र थे राव रणमल। अपनी बहन, इनकी बहन थी हंसाबाई, इनकी बहन हंसाबाई, ठीक है। और राणा लाखा के पुत्र थे कुंवर चुंडा, इनके लाखा के पुत्र थे, लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा कहा जाता है, कुंवर चुंडा योग्य थे, राजकुमार, बहुत जबरदस्त। इनके लिए हंसाबाई का रिश्ता भेजा नारियल। कुंवर चुंडा उस समय दरबार में मौजूद नहीं थे, कुंवर चुंडा बाहर थे, और जिस दूध के साथ में नारियल भेजा, वो दूध आकर सीधा नारियल जो है राणा लाखा के हाथ में देता। राणा लाखा उस समय वयोवृद्ध हो गए थे, बुजुर्ग थे। राणा लाखा के हाथ में देता है कि रणमल जी ने अपनी बहन का रिश्ता भेजा है साहब। तो दरबारी जो है थोड़े सी हंसते हैं, उपहास के, इतनी बुढ़ापे में जो है। तो राणा लाखा भी कहते हैं भाई इतने बुढ़ापे में मेरे वास्ते नारियल, तो उन्हें कहा नहीं कि भाई ये तो कुंवर चुंडा के लिए था, और ये जो है ऐसे गलत फहमी होगी, तो इन्होंने उपवास कहा कि भाई ले जाओ नारियल, इतने बुढ़ापे में मेरे से शादी कौन करेगी, है ना, ये कहकर वापस। तो ये दूत आके वापस रणमल को कहता है क्या भाई साहब आ घटना होगी। रणमल ही कह दूत तेरी तो क्या, तेरे को बात क्लियर करनी चाहिए ना, तो क्या साहब ये होगी। रणमल कहते तो वापस जा, वापस जा, और सशर्त एक शर्त बताते हैं कि राणा लाखा से कहना कि आपसे शादी हंसाबाई की करने को तैयार है रणमल, लेकिन उनकी शर्त है कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही आगे उत्तराधिकारी बनेगा। तो अपने तैयार है। यही बात पता चल जाती है कुंवर चुंडा को, और कुंवर चुंडा को यह पता चलता है कि पिताजी जो है शादी करने के इच्छुक है। तो कुंवर चुंडा फिर जो है, पिताजी कहता है पिताजी आप शादी करने के इच्छुक और शर्त ये रखिए, तो कोई बात नहीं, अपने कोई टेंशन नहीं, मैं जो है भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे को यहाँ मेवाड़ का शासन चाहिए ही नहीं, और मैं शादी नहीं करूंगा। अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती है, कई जगह कहते हैं कि इन्होंने शादी नहीं की तो टाबर दिमाग लगावे तो आगे के चुंडावत हुए हैं सर, इनके वंशज तो आगे हुए हैं, तो अपने इतना दिमाग नहीं लगाना। इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली, इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है कुंवर चुंडा को। और फिर जो है ये शादी कर लेते हैं, ये शादी करते हैं। राणा लाखा की जो है शादी की जाती है, और बाद में जो है इनके पुत्र भी होता है मोकल, इनके पुत्र भी होता है जिसका नाम क्या होता है, इनका हंसाबाई का और लाखा का एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है, मोकल। तो देखो स्टोरी तो वैसे आप लोगों को पता ही है, लेकिन मैंने भी शॉर्ट में फिर भी आप लोगों को बता दिया कि भाई ये स्टोरी थी, ठीक है। तो फिर ये इनके मतलब शादी के 13 महीने बाद में मोकल का जन्म होता है, और मोकल को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और ये जो है अपने कौन, कुंवर चुंडा जिसके लिए रिश्ता आया था, कुंवर चुंडा मालवा चले जाते हैं। कुंवर चुंडा कहां चले जाते हैं, मालवा चले जाते हैं।
और अपने भाई राघव देव को, अपना इनका कुंवर चुंडा का भाई होता है, समझना चीज को बस। कुंवर चुंडा का भाई कौन होता है? राघव देव। कौन होता है? राघव देव। इनको जो है मोकल का यहाँ पे भाई छोड़ के संरक्षक बना के, और ये जो है चले जाते हैं मालवा चले जाते हैं। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई? यहां तक चीज समझ में आई तो भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये चीजें समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब देखो हिस्टोरिया भी पढ़नी है, फैक्ट भी पढ़ने हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे की स्टोरी देखो। पहले मैं आप लोगों को आगे अपने आ रहा है राणा मोकल ही आ रहा, चलो मोकल में ही बताएंगे। हाँ, मोकल के अंदर ही अब क्या होता है कि भाई कुंवर चुंडा तो चले जाते हैं अपने कहां पे, मालवा के अंदर, और हंसाबाई जो है अपने भाई को बुला लेती है मोकल का संरक्षक बनाने के लिए रणमल को मेवाड़ में, और रणमल की मेवाड़ में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राघव देव की भी ये हत्या कर देते हैं, और ये बात फिर पता चलती है बाद में कुंवर चुंडा को पता चलती है। तो ऐसे करके रणमल का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो है अब स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब मोकल के अंदर देखो, राणा लाखा का पुत्र, लाखा के बड़े पुत्र चुंडा ने मोकल को पक्ष में राज्य त्यागा। ठीक है, क्योंकि फिर कुंवर चुंडा जो है ये क्या कहलाए? मेवाड़ के भीष्म कहलाए। ये क्या कहलाए? मेवाड़ के भीष्म कहलाते हैं। ठीक है, मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा गया कि इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी मेवाड़ के लिए। लेकिन जो मेवाड़ के झंडा होता है, सलद होता है, तो वो उसके अंदर जो है इनके वंशज और उनके ही बाला यानी चिन्ह अंकित होता है। ये इन्होंने शर्त अपने पिताजी से भी ये रखी थी कि भाई झंडे में जो है हमेशा हमारा जो है बाला और सनद रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चुंडा मालवा के सुल्तान के पास चला गया, और मोकल का संरक्षक कौन बन गया? फिर रणमल राठौड़ बना। इनके समय में रणमल ने राघव देव की हत्या कर दी, और राघव देव की हत्या की यहां से ये चीज मोकल को भी पसंद नहीं आई, और कुंवर चुंडा को तो पसंद आनी नहीं थी। तो फिर बाद में जो है 1433 के अंदर, ध्यान रखो, मोकल की जो है हत्या होती है 1433 में। क्यों हत्या होती है? कि मोकल की हत्या भी देखो, इसके पीछे भी स्टोरी है। झीलवाड़ा का युद्ध होता है गुजरात से संघर्ष के समय। ठीक है, ये क्या होता है? गुजरात से संघर्ष चल रहा होता है। ये क्या होता है? गुजरात से संघर्ष। ठीक है, रणमल की हत्या बाद में करवाएंगे। रणमल की हत्या होगी कुंभा के समय, वो अभी आगे आएगा। इसके समय क्या होता है? 1433 में गुजरात से संघर्ष में झीलवाड़ा के युद्ध के समय ये गए हुए होते हैं। तो इस समय चाचा और मेरा, ये चाचा और मेरा जो होते हैं ये खेता के पुत्र होते हैं। ये जो है खेता के जो है पुत्र होते हैं। अभी क्षेम सिंह, छत्र सिंह पढ़ा था ना आगे, खेता के पुत्र होते हैं। तो ये मोकल की हत्या करते हैं। मोकल की हत्या इसलिए करते हैं कि मोकल और ये चाचा और मेरा और ये एक बार गए हुए थे किसी जंगल में शिकार करने, और ये मतलब इनकी क्षेत्र सिंह की एक उपपत्नी थी जो खातिन थी, उपपत्नी खातिन थी, उनके बेटे थे। और खातिन का काम होता है, यानी कि खाती का काम क्या होता है? लकड़ियां काटना, मगर फर्नीचर बनाना, ये सब। तो ये मोकल जो है पूछता है कि ये पेड़ कौन सा है, पूछता किसको? इनको। तो इनको ये लगता है कि मेरी माँ खातिन थी, इसलिए ये व्यंग्य कस रहा है, कि ये व्यंग्य कस रहा है कि जब भी मेरे को पेड़ का पूछा नहीं होता भी मैं नहीं देवा ना कहीं जाना। तो यहाँ के वो बात जो है इनके दिमाग में आ गई। उन्होंने मौका पाकर झीलवाड़ा के समय यहाँ पे जो है मोकल की हत्या कर दी। यहाँ पे चाचा और मैं इन्होंने जो है चाचा और मेरा ने महपा पंवार के कहने पर, किसके कहने पर? एक और नाम ध्यान रखना, महपा पंवार। महपा पंवार के कहने पर मोकल की हत्या कर दी, ये ध्यान रखना। फिर बाद में ये चीज पता चलती है तो चुंडा जो है मालवा से वापस आ जाता है। चुंडा मालवा से वापस आ जाता है, ये ध्यान रखना। मोकल के अंदर पूछेंगे एग्जाम में, इन्होंने समाधीश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसको राजा भोज ने तैयार करवाया था, जिसको त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता है। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और समृद्धेश्वर मंदिर या समाधीश्वर मंदिर कहलाता है, मोकल ने करवाया। इसको मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसको जो है मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं। मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मोकल के दरबारी विद्वान पूछते हैं योगेश्वर भट्ट, विष्णु भट्ट और शिल्पी मन्ना फन्ना विशल, ये भी ध्यान रखें। शिल्पी मन्ना फन्ना विशल, ये भी ध्यान में रखें, ये एग्जाम में बनने वाले प्रश्न है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। कुंभा पढ़ना है अभी अपन को, और कुंभा पढ़ेंगे तब रणमल भी मारा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पूरी स्टोरी चल रही है, जैसे आप लोगों के दिमाग में जैसे कि हाँ कोई कहानी चल रही है अभी,
कहां से शुरू किया है, जो शुरू से जुड़े हैं। अभी देखो क्या बने, बज गए अपने 9 बज गए हैं, अपन 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं। शुरू अपन ने कहां से किया है, अपन ने शुरू देवादित्य ब्राह्मण से किया है, वहां से शुरू करके यहां तक आए, अब कुंभा तक आए हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, इतिहास देख लो पूरा का पूरा, ठीक है। अब कुंभा, पिता कौन, मोकल, माता सौभाग्य देवी, ठीक है, माता सौभाग्य देवी। अब देखो राणा कुंभा के समय क्या होता है। राणा कुंभा को जो है अपने पिता के मामा यानी कि रणमल, उस पर विश्वास रहा नहीं कि रणमल का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसका हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस दरमियान उसने राघव देव की भी हत्या करवा दी थी, और मोकल की हत्या हो चुकी थी। तो फिर बाद में जो है ये आ जाते हैं कुंवर चुंडा, यहाँ पे आते हैं, और कुंभा और कुंवर चुंडा ये मिलकर रणमल की एक प्रेयसी होती है जिसका नाम होता है भारमली। क्या नाम होता है, भारमली। तो भारमली को कहकर ये उसको विष दिलवा देते हैं, भारमली को कहकर, भारमली को अपनी तरफ मिलाकर ये उसको विष दिलवा देते हैं। और उस समय रणमल का पुत्र जोधा भी साथ में होता है, लेकिन एक पिपाड़ी बजाने वाला, पिपाड़ी क्या है ना, ऐसे संगीत बजाने वाला जो होता है, एक शहनाई बजाने वाला, वो इस तरीके से शहनाई बजाता है कि जोधा इशारा समझ जाता है, भाग सके तो भाग रे जोधा, तेरे रणमली वो मार जाए। इस तरीके से तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, जोधा तो भाग जाता है। लेकिन यहां से रणमल का जो है चैप्टर खत्म हो जाता है और कुंभा बन जाता है शासक, कुंभा बन जाता है शासक। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। समकालीन शासक कौन हुए, कुतुबुद्दीन तो हुआ है गुजरात का, महमूद खिलजी हुआ है मालवा का, और रणमल और जोधा हुए हैं मारवाड़ के, ठीक है। इनसे सबसे संघर्ष होता ही है। कुंभा को राजस्थान का स्थापत्य का जनक कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना, सबसे पहले कुंभा के सामने 2 चुनौतियां थी, एक तो अपने पिता को मारा, उनके हत्यारों को मारना, तो चाचा मेरा और अक्का, उनका पुत्र जो होता है अक्का, उनको सबको जो है ये ठिकाने लगाता है सबसे पहले तो उनको, और उसके अलावा ये रणमल और इसका खतरा, तो इन दोनों का जो है ये यहाँ पे इलाज हो जाता है, मैंने बता दिया आपको। अब कुंभा का काल जो है लड़ाइयों से ज्यादा स्थापत्य के काल के रूप में जाना जाता है, और बहुत सारी उपाधियां कुंभा की बहुत सारी उपाधियां हैं, जिनमें देखो कुंभा ने कौन कौन सी, महाराजाधिराज, महाराणा, राणो रासो, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, बस एक जीके गुरु को छोड़ के बाकी सारी उपाधियां गुरु वाली धारण कर ली थी कुंभा ने, है ना। जीके गुरु वाली उपाधि अपने लिए छोड़ दी कि भैया भविष्य में कोई आएगा पढ़ाने वाला, तो बिंगे वास्ते छोड़ दा कि एक जीके गुरु छोड़ दा, बाकी सारे देखो दान गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, और भी बहुत सारे गुरु वाली उपाधि सारी सारी धारण कर दी। और हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राव राय, राय रायन, राणे राय, परम भागवत आदि वरा, सारी की सारी उपाधियां, जितनी उपाधियां हो सकती थी सारी कुंभा ने बहुत सारी धारण की है ना, ये सारी की सारी। तो ये सारी आप लोगों को उपाधियां कुंभा की ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभा ने शासक बनने से पहले अपने पिता के हत्यारों को मारा, और रणमल को उसकी प्रेयसी भारमली के जरिए जहर दिलवा दिया, ये बता दिया। अब देखो हंसाबाई, हंसाबाई की मध्यस्थता से, अब देखो यहां पे मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, क्योंकि हंसाबाई का रोल बहुत खतरनाक है इस इतिहास के अंदर। क्या खतरनाक, कैसे खतरनाक, मतलब ऐसे कोई डेंजर वाला खतरनाक नहीं है, मतलब इनके बारे में आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। हंसाबाई के बारे में क्या ध्यान रखनी है, देखो हंसाबाई का रोल इसलिए खतरनाक है कि एक तो ध्यान रखना है कि लाखा की पत्नी या रानी कह देते हैं, ठीक है, इस समय रानी कहे तो अच्छा लगता है। फिर हंसाबाई के बारे में ध्यान रखना है रणमल की बहन, ठीक है। कुंभा की क्या लगी, कुंभा की दादी, मोकल की मां, और जोधा की बुआ। ये है भाई हंसाबाई, ये है हंसाबाई। इतनी सारी जिम्मेदारियां हंसाबाई के ऊपर थी, इसलिए हंसाबाई फिर बाद में करवाती है मध्यस्थता। हंसाबाई क्या करवाती है, जोधा और कुंभा के मध्य मध्यस्थता करवाती है। भाई जोधा क्या बुआ जी सुल्टारो तो करानो पड़ी, हुगो जी को हुगो काम हम के करा, आगे यूं तो भाई न मेवाड़ में शासन ढंगू चाल सके न मारवाड़ में चाल सके, सुल्टारो तो कराओ थे मध्यस्थ हो,
थे मारवाड़ उगीड़ा हो और मेवाड़ री रानी हो तो आप री जिम्मेदारी है कि भाई मध्यस्थता कराओ। तो आप देखो फिर वापस आते हैं इधर, तो इनकी मध्यस्थता से मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य एक संधि होती है जिसका नाम होता है आवल बावल की संधि। जब तक आवलिया बट तक मेवाड़ रो शासन आवल नाम की एक झाड़ी होती है, जहां आवल दिखने को मिलती है वहां तक मेवाड़ का शासन, और जब तक बावड़िया क्या बबूल वहां जो है मारवाड़ का शासन, वहां मारवाड़ का शासन। इस तरीके से इनके बीच में समझौता करवाया जाता है। तो यह आवल बावल की संधि कहलाती है और ये 1453 में होती है। राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है। और जोधा की जो पुत्री होती है, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह जो है वो कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में किया जाता है, ये ताकि कि भाई इनके पूरी तरीके से सुलटारा हो जाए। तो जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ में करवाया। रायमल कौन है? कुंभा का पुत्र। श्रृंगार देवी ने फिर गोसुंडी बावड़ी का भी निर्माण कराया था, ये भी ध्यान रखना। अब देखो कुंभा के काल में युद्ध भी हुए हैं। 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ किसके मध्य? मालवा और मेवाड़ के मध्य। मालवा में महमूद खिलजी प्रथम था, इसको हराया और महमूद को 6 माह तक बंदी बनाया, तो भी मतलब वो यानी सुधरियो नहीं। 6 माह तक बंदी बनाया, इसकी कमर बंद और इनके जो है प्रतीक चिन्ह सारे ले लिए थे, और फिर बाद में जो है 6 माह बाद में छोड़ा इसको, और इसके मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो है कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। ओ बेटू पटजार मालवा में पाछो कह के छोड़ा जने कि मेरे को जो है कुंभा ने पकड़ा ही नहीं और मैं कुंभा को हरा के आया हूं। इसने फिर मालवा में जाके इसने भी विजय स्तंभ बनाया है, क्या मैं कुंभा को हरा के आया हूं, इसने भी विजय स्तंभ बनाया। बेट बहुत उस्ताद हो, देख लो। और विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के बारे में अब इस क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये हिस्ट्री की क्लास है, उसको कल्चर में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। देखो भाई भूख लागण लाग गई है, फटाफट देखा राणा सांगा पड़ी जाए मुझे अजय आज में तो टारगेट पूरा हो जाए। अब देखो कुंभा के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, एक चंपानेर की संधि होती है, वो होती है 1453 के अंदर, ठीक है। चंपानेर की संधि होती है, ठीक है। 1437 में तो युद्ध हुआ है देख लो, और 1453 में ही अपने चंपानेर की संधि होती है जो कुंभा के विरुद्ध की जाती है। कुंभा के विरुद्ध की जाती है यानी दुश्मन जितने थे ना वो आपस में मिल गए सारे। वो मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य हुई है, और इस संधि के बाद कुंभा पर आक्रमण में दोनों को पराजय का मुंह देखना पड़ा है, और महमूद जो है ये बदनौर के युद्ध में पुनः हारता है। यहां से बदनौर के युद्ध में पुनः हारता है। ये 1453 नहीं 1456 करना है। ये कब है? 1456 है। 1453 तो अपने आवल बावल की संधि है, ठीक है। ये 1456 है, चंपानेर की संधि 1456 करना। फिर अपने अंतिम समय में कुंभा जो है उन्माद रोग से ग्रसित हो जाता है, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है तालाब के पास में बैठा रहता है। अब इनका एक नालायक पुत्र होता है जिसका नाम होता है उदा, इसके काम उदय होते हैं। उसने क्या किया? इनको धक्का देकर और इनकी हत्या कर दी, और इसीलिए उदा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता शासक कहते हैं, पितृहंता शासक कहा जाता है। इस समय रायमल जो है यहाँ पे नहीं होता है, रायमल कुंभा का जो पुत्र है वो यहाँ नहीं होता है। बाद में सामंत जो है रायमल को बुलाते हैं और सामंत सारे रायमल का साथ देते हैं, और ये उदा यहाँ पे जब शासन कर रहा होता है तो दाड़िमपुर के युद्ध में जो है रायमल इसको पराजित करता है। ये उदा जो है अपने पुत्र सहसमल और सूरजमल के साथ में मालवा चला जाता है। मालवा में गयासुद्दीन इनको शरण देता है, और फिर बाद में जो है उदय काम के उदय नतीजे, यानी कि उल्टा काम करने वाले के उल्टे नतीजे होते हैं, इसके ऊपर बिजली गिरती है उदा के ऊपर, और ये वहां पे खत्म होता है। बाद में गयासुद्दीन जो है इसके पुत्र सहसमल और सूरजमल के साथ में मिलके रायमल पे हमला भी करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। तो ये उदय वाले भी मैंने आप लोगों को स्टोरी बता दी, ठीक है। चलिए अब कुंभा और स्थापत्य देखो। स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। वीर विनोद के अनुसार 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया, और कुंभा द्वारा कुछ दुर्गों का पुनर्निर्माण जैसे कि कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, भूमट दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग इनका, और कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर में ध्यान रखना कुंभश्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। और रणकपुर जैन मंदिर, ये सारे के सारे कुंभा के काल में बने हुए हैं। तो स्थापत्य में अभी इतना ध्यान रखो, फिर स्थापत्य अपन अलग से पढ़नी ही है अपन को, ठीक है। चलिए
तो ये अपने राणा कुंभा। कुंभा और साहित्य, क्योंकि कुंभा जो है बहुत जबरदस्त कला साहित्य और इनका बहुत विकास हुआ है। तो देखो फटाफट से पढ़ लेते हैं। साहित्यकारों के आश्रयदाता के साथ साथ कुंभा स्वयं भी विद्वान हुआ है। कुंभा के प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, इसे सूड प्रबंध को सुधा प्रबंध भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? सुधा प्रबंध भी इसे कहा जाता है। ठीक है, रसिक प्रिया, और इस पे टीका लिखी है, चंडी शतक टीका ये लिखी है। संगीत राज के 5 और रतिसार के 7 भाग है, ये भी ध्यान रखना। और ये मैं आपको कल्चर में इनके सारे भाग वगैरह सब करवाऊंगा। कुंभा के दरबारी विद्वान कान्य व्यास, ठीक है, और अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, मंडन, सारंग व्यास, नाथा, गोविंद, ये सारे के सारे इनके दरबारी विद्वान थे। ठीक है, एकलिंग महात्म्य लिखी है कान्य व्यास ने। कौन सी लिखी? एकलिंग महात्म्य लिखी है। ठीक है, हाँ, नृत्य, गीत, वाद्य, पाठ, रस, ये सारे इसके संगीत राज के बिल्कुल है, लिखाए हुए भी है मैंने। और आगे जब अपने आएगी साहित्य वाली क्लास आएगी जब करवा देंगे आपको। रूप मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन, वैद्य मंडन, ये सब भी मंडन की रचनाएं हैं। और एकलिंग महात्म्य को जो है रूप कान्य व्यास ने दिया था, लेकिन इसका एक भाग राजवर्णन का जो है लेखन कुंभा ने किया है। राजवर्णन का लेखन एक और आया कॉपी पेस्ट की दुकान। ठीक है, एक और है, देखो कर बेटा, शाबाश, आज ही मौका है, क्या पता कल मौका मिले न मिले। आज जितनी बार कॉपी पेस्ट किया जा सकता है दम लगा के करना है। ठीक है, हाँ। वास्तु मंजरी की रचना किसने की है? नाथा ने की है। द्वार दीपिका और कलानिधि की रचना करने वाले विद्वान का नाम क्या था? गोविंद था। और कुंभा की पुत्री रमाबाई, कुंभा की पुत्री रमाबाई ये संगीतज्ञ थी। ये कौन थी? बहुत जबरदस्त संगीतज्ञ थी। इन्हें वागीश्वरी के नाम से जानते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? वागीश्वरी के नाम से जानते थे। मन ध्यान नहीं बढ़ा, एक तो है ना कई सारा टाबर ई मित्र माते पूछने वाली चीज अटे पूछे, है ना, कि जो चीज ई मित्र पे पूछनी है उसके बाद में भी कॉपी पेस्ट इतनी श्रद्धा के साथ में करते हैं, इतनी शिद्दत के साथ करते हैं। क्या भाई साहब आज कमेंट नहीं दिखे तो कभी नहीं दिखे क्या ध्यान गुरुजी काले क्लास ले नहीं ले, आज ही पूरी काम करदा आपा, बाकी राखणो ही नहीं है कि बिल्ला रहे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होती है ये चीजें, हमें तो क्या है आदत बढ़ गई है इन चीजों की। देखो टाबरों, अब देखो रमाबाई के बारे में यदि कोई चीज आप लोगों को जाननी है, इनका विवाह होता है गुजरात के मंडलिक चतुर्थ से। गुजरात के मंडलिक चतुर्थ से होता है, लेकिन गया महमूद साहब बेगड़ा जो है इस पे मंडलिक चतुर्थ पे आक्रमण करके इनको इस्लाम स्वीकार करवा देते हैं। तब रमाबाई वहां से वापस आ जाती है मेवाड़, और मेवाड़ में इनको आजीविका चलाने के लिए जावर का क्षेत्र दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। और ये वागीश्वरी के नाम से जानी जाती है। इनके कंठ में सरस्वती विराजमान थी। बहुत तगड़ा जो है संगीत इनका, मतलब बहुत संगीतज्ञ थी, बहुत तगड़ी वाली। तो चलिए ये स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर देखो रायमल। रायमल के बारे में तो एक तो इनके जो है तालाब और ये समय संकट और ये ध्यान रखने। देखो कुंभा का पुत्र उदा के बाद शासक बना। रायमल ने चित्तौड़ में अद्भुत जी मंदिर, राम शंकर और समया संकट तालाब का निर्माण करवाया। इनके 3 पुत्रों पृथ्वीराज सिसोदिया, राणा सांगा और जयमल में उत्तराधिकारी संघर्ष चला है। और पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज और जयमल की असमय मृत्यु होने के बाद में सांगा शासक बना। अब मुझे बताओ अब क्या टाइम हो गया? 21:08, यानी कि 9:08। क्या सांगा करवा दूं? ये उत्तराधिकारी वाली स्टोरी सुना दूं आज आपको के कल? बताओ, भूख तो लगी है बहुत खतरनाक, और इडली सांभर बनाए हैं घर पे। अभी मैं आ रहा था क्लास, उससे पहले थाने में सारी चीज बता दिया हो गया आज देखो, तो इसलिए भूख भी लगी है। क्या करें बताओ? थे तो कह रहा है कि हाँ सुना दो सर गया कौन, तो बता दें क्या? राणा सांगा है। हाँ देखो एक जन बजाया, हाँ इडली सांभर। हाँ तो भाई ये राणा सांगा वाले उत्तराधिकारी युद्ध की स्टोरी सुना दे क्या? चलो भाई पिक्चर आगे बढ़ाते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? वैसे शांति काल में आप 3-3 हजार बच्चे रोज लाइव जुड़ते हो, तो मजे का तो पता नहीं, लेकिन कई जनों के सजा जैसा काम हो रहा है। बाकी देखिए अरे भाई साहब इस आदमी ने क्या जन्म गुट्टी पिलाई है, टावर के 8 बजते इनके 3,000 4,000 लाइव क्या है,
कुछ भी तो नहीं आता है इसको पढ़ाना है, जैसे स्लाइड लेकर आता है, कोई भी पढ़ा सकता है। ऐसी चीजें आती है मेरे सामने, कोई भी पढ़ा सकता है सर। सही बात है, कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन कोई भी इतना लगातार निःशुल्क नहीं पढ़ा पा रहा है। पता नहीं कोई भी पढ़ा सकता है फिर भी नहीं पढ़ा रहा है, ये क्या बात है। चल की टावर है, एडी बात कर दिया करें। तो चलो, एक घूंट पानी पीने से इतनी ताकत आ गई कि आप लोगों को सांगा की स्टोरी सुनाते हैं। देखो, राणा सांगा की स्टोरी बहुत जबरदस्त है। शासक बनता है आगे राणा सांगा। यहां पे एक चित्र देख रहे हो आप, जो सांप ऐसे छाया किए हुए और नीचे सो रहा है राणा सांगा, और इसमें पास में जो है ये खड़ा ना आदमी, ये है शकुन शास्त्री। शकुन शास्त्री। अब देखो कुछ चीजें, एक आनंदाबाई याद रखना, कुछ पात्र आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। आनंदाबाई, ठीक है, आनंदाबाई का विवाह होता है जगमाल से। ये होती है पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड़ना राजकुमार, इनकी बहन। एक पात्र ध्यान में रखो, राव सुल्तान। राव सुल्तान, इस राव सुल्तान की पुत्री होती है ताराबाई, अति सुंदर है ना, अति सुंदर, जो देखे मंत्रमुग्ध हो जाए उसके ऊपर, है ना। तो अब देखो स्टोरी ऐसी है क्या, रायमल अपने जीवन काल के अंदर उत्तराधिकारी तय नहीं कर पाए, मरे नहीं थे, मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उत्तराधिकारी जो है तय कर ही नहीं पाए कि भाई उत्तराधिकारी तय नहीं कर पाए, तो आपस में संघर्ष होना जरूरी है कि शासक कौन बनेगा। पृथ्वीराज सबसे बड़ा था और योग्य भी था। पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार कहते हैं, उड़ना राजकुमार इसलिए कहते हैं कि टोडा से टोंक तक की दूरी एक ही दिन में पार कर ली थी। ये भी कहते हैं कि कुंभलगढ़ की जो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है वो एक दिन में दौड़कर पार कर लेते थे, बहुत तेज घोड़ा दौड़ाते थे, इसलिए भी उड़ना राजकुमार कहा जाता है। तो ये सारे आप लोगों को ध्यान रखना। पृथ्वीराज सिसोदिया बड़ा राजकुमार था, योग्य भी था, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं तय किया। तो सबके मन में था कि भाई कौन उत्तराधिकारी बनेगा। तो यहां पे एक इनके चाचा सारंगदेव और थे, चाचा यहां पे लिखा हुआ नहीं मैंने, चाचा सारंगदेव और थे, उनकी भी इच्छा थी क्या भाई मैं बन जाऊं, सारंगदेव और थे। तो इनके बीच में जो है चर्चाएं चलती है कि भाई कौन शासक बनेगा। राणा सांगा के कोई इच्छा ही नहीं थी, संग्राम सिंह नाम था, कोई इच्छा नहीं। इन ध्यान है राणा सांगा ने, मेरे बड़ा बैठा है, बडेरा बैठा है, चाचा जी बैठा है, पृथ्वीराज सिसोदिया बैठा है, ठीक है, तो आपने तो कोई की कौन कहे। जब ये सब कह रहे हैं कि भाई पूछाते हैं कहीं, या तो आपने की भी कोई मतलब चीज पूछानी है तो बूझ करावे, बूझ करावे, ऐसे पूछवाते हैं कहीं। तो मतलब ये जो है ये घूमते फिरते जाते हैं। भाई एक गांव है, यहाँ पास में जो है एक गांव होता है, भीमल गांव की एक चारनी होती है, पुजारिन होती है ना, वहां पे जाते हैं। ये कौन सी, भीमल गांव, भीमल गांव की एक चारनी होती है, पुजारन होती है, वहां पे ये जाते हैं। और वहां पे जाके जो है मतलब पूछ करवाने जाते हैं कि भाई पूछाते हैं कि भाई कौन बनेगा शासक। तो ये उस समय जो है लकड़ियां लेने पुजारिन बाहर गई हुई होती है, सब जाकर उनकी कुटिया में बैठने की जगह देखते हैं कि भाई बैठ जाते हैं, जाकर बैठने की जगह देखते हैं, और एक खाट पड़ी होती है, तो खाट बिछा के जो है, और पृथ्वीराज सिसोदिया और चाचा वो दोनों बैठ जाते हैं। खाट इतनी बड़ी नहीं होती कि दूसरे बैठ पाए। जयमल जो है एक कुछ ऐसे चौकी टाइप पड़ी होती है, उसको सही करके वहां बैठ जाते हैं। राणा सांगा को कोई मिलता ही नहीं है। एक कोई खाल लटक रही होती है, उस खाल को ही थोड़ा झटक झटक के और बिछा के जमीन पे वहीं पे बैठ जाते हैं। जैसे ही वो चारनी जो पुजारिन होती है वो आती है, और जब उनकी बैठने की उन्हें पता चल जाता है कि भाई राज घराने से आए हैं, इन किस लिए आए हैं वो तो पता चल जाता है। बैठने की स्थिति देखकर वो बताती है कि मुझे पता है आप लोग किस लिए आए हैं, आप अगला राजा कौन बनेगा ये जानने के लिए आए हैं। और ये जानने के लिए आए हैं, तो वो जैसे ही कहते हैं कि भाई आप लोगों के बैठने की स्थिति और जो ग्रह नक्षत्र मुझे बता रहे हैं, जितना मुझे पता चल रहा है क्या भाई शासक बनेगा सांगा। और जैसे ही पृथ्वीराज सिसोदिया सुनता सांगा बनेगा, ऐसे कैसे बन सकता है, सीधा तुरंत तलवार निकाल के सांगा पे वार, मैं भी मार देता हूँ, ये कैसे बनेगा। सांगा को तो पता ही नहीं, सांगा के मैं तो ऐसे ही आया था,
ऊहू में आया तो मैं तो क्या भाई साथ देने आया था कि भाई पूछाते हैं तो घर आके स्टोरी भी बतानी पड़ेगी, तो अपन पूछाते हैं कि भाई हुआ क्या, कि भाई वहां ये चीज गई है। मेरे तो शासक बनने की इच्छा ही नहीं मन में। वो जैसे तैसे जो है अपने जान बचाकर सांगा वहां से बाहर, भाई साहब मारे आज तो क्या, आज तो मरा ही मारा था के। और इस हमले में जो है एक तो मतलब उनके आंख फूट जाती है सांगा की, और दूसरी जो है अपने हाथ भी कट जाता है। सांगा भाई साहब बहुत मुश्किल से जो है वहां से जान बचा के भागते, चाचा जो है सारंगदेव इनको पृथ्वीराज ने समझा, अरे कोई कौन क्या, और किन्ने पूछा था, और भी लोगों से पूछवाएंगे अपन, कोई बात नहीं। ये यहां से भागकर जो है राणा सांगा चले जाते हैं सेवंतरी गांव में राठौड़ बीधा के पास में। देखो मजा आया तुम्हें एकदम से, जैसे सुर ताल बढ़े ना कि मजा आया भाई साहब, है ना। तो फिर ये जाते हैं सेवंतरी गांव के राठौड़ बीधा के पास। राठौड़ बीधा पे भी जो है पता चल जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया को, तो राठौड़ बीधा पे भी जो है वहां पे फिर पृथ्वीराज सिसोदिया नहीं, वहां जयमल हमला करता है। वहां जयमल हमला करता है, राठौड़ बीधा को मार देता है। फिर वहां से राणा सांगा घायल होता है। राणा सांगा क्या भाई मेरे शासक बनना ही कौन थे, क्यों मेरे लारे पड़ी उड़ा होता है, जिनने बनना है बन जाओ ना, मैं तो जाऊं। और वो वहां से फिर जाता है श्रीनगर, कश्मीर नहीं श्रीनगर अजमेर के अंदर। और अजमेर में जो है एक डाकू सरदार होता है जिसका नाम होता है करमचंद। क्या नाम होता है? करमचंद नाम होता है। उसके पास में जाकर जो है कुछ नहीं बताता कि मैं राजघराने से हूँ, राजकुमार हूं, कुछ नहीं। वो जाकर सीधा कहता मुझे काम कर रही, आप कहोगे जो काम करने को तैयार हो, और वो रख भी लेते हैं। डाकुओं के ग्रुप में जितने भी लोग आए तो बढ़िया ही है, करना क्या, डकैती करनी। वहां पे जाके जो है वो उनके साथ में रहने लग जाते हैं। तो इधर पीछे जो है इनको भूल जाते हैं लोग, क्या सांगा तो भाई चला गया, अब शासक तो अपन कोई बनना है, अभी तो पिताजी है, बाकी शासक अपन कोई बनना है। सांगा भी भूल जाता है कि लारो छूटियो, मेरे शासक बनना ही नहीं हो भी, लारो छूटियो की कौन। और फिर बाद में जो है इधर स्टोरी देखो क्या चलती है, इधर राव सुल्तान आते हैं। राव सुल्तान पे जो है, राव सुल्तान का जो टोडा वाला क्षेत्र होता है उस पर दूसरों का अधिकार होता है। राव सुल्तान जो है यहाँ मेवाड़ आते हैं, और उनकी पुत्री बहुत सुंदर होती है जयमल जो है, जो इनका ये भाई है ना, कहा लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है ना, हाँ ये जयमल। जयमल जो है ताराबाई पे आसक्त हो जाता है और चाहता है कि ताराबाई से विवाह करूंगा, ताराबाई से विवाह करूंगा। राव सुल्तान ने एक शर्त रखी कि जो भी मुझे टोडा जीतकर वापस देगा मैं उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। जयमल में इतनी मतलब सहन शक्ति ही कौन, वो डायरेक्ट जाकर राव सुल्तान को उल्टा सीधा बोलने लग गया। मैंने कहा विवाह करना है तो करना है, मैं कोई ऐसे छोटा मोटी चीज हूं क्या, कह दिया तो कह दिया बस फाइनल है इतना। और फिर अब शब्द भी कुछ कहे, इतनी बात राव सुल्तान से सहन हुई नहीं। राव सुल्तान ने वहीं पे जयमल को मार दिया और आकर पृथ्वीराज सिसोदिया को कह दिया भाई साहब बात ऐसी है, क्या राजा मैं भी हूं, और जो शर्त रखी है उस शर्त के अनुसार ही विवाह किया जाएगा। ऐसे कोई भी आकर मुझे कहे कि विवाह करना है तो करना है, तो ये कोई खेल नहीं है। पृथ्वीराज सिसोदिया भी समझ गया कोई बात नहीं, टोडा को जीतना है जीतकर आपको दे देंगे। और पृथ्वीराज सिसोदिया टोडा को जीतकर राव सुल्तान को दे भी देते हैं, ताराबाई से विवाह भी करते हैं। फिर तारागढ़ अजमेर का जो दुर्ग है उसका नाम भी ताराबाई के नाम पे रखते हैं। अब इधर स्टोरी देखो यहां पे, ठीक है, यहां पे आनंदाबाई वाली स्टोरी। आनंदाबाई को जगमाल जो है बहुत तकलीफ देता था, आनंदाबाई को जगमाल बहुत परेशान करता था। तो आनंदाबाई जो है परेशान कर ज्यादा तो व्हाट्सएप मैसेज कर दिया पृथ्वीराज सिसोदिया, भाई जी हमारी बहन तकलीफ में है, या तो थे मदद करो या बस मैं दुनिया हो जाऊं। पृथ्वीराज सिसोदिया के बहन है, दुनिया से जाने वाली बात आज की है, आज की बात करना मत। पृथ्वीराज सिसोदिया आ रहा है, तैयार रहे। जाकर पृथ्वीराज सिसोदिया से डरते थे सब, पृथ्वीराज सिसोदिया से सारे के सारे डरते थे। जाकर जगमाल को धमकाते क्या भाई ध्यान कोनी के बैंक की है। जगमाल के अरे बाबू जी केड़ी बात करी थे, मने सारी चीजें ध्यान है, मैं तो मजाक करता हूं, कोई तकलीफ आज के बाद में मैं कह रही हूं तकलीफ दियो तो मैं जगमाल कौन, कोई तकलीफ नहीं देना। कौन आ रहा तकलीफ देने वाला, कोई नहीं है। पृथ्वीराज सिसोदिया के बस आनंदाबाई ने बस उनको काम जो भी तकलीफ दे, आईफोन 17 प्रो दिला दियो है, डायरेक्ट मन मैसेज कर दिए, सीधा का सीधा उड़ना राजकुमार कहते हैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। जगमाल दिमाग लगाता है अपना क्या भाई साहब पृथ्वीराज सिसोदिया जब तक जी हालत खराब हमारी कर डर डर के अपन को नहीं जीना है। जगमाल क्या करता है जब वो रवाना होते हैं तो साथ में जो भोजन साथ में रखवाते हैं वहां पे विषाक्त लड्डू रखवा देता है साथ में। क्या करता है विषाक्त लड्डू, विष युक्त जो है कांच पिसा हुआ जो विष होता है वो वाला लड्डू रखवा देता है। रास्ते में जैसे ही पृथ्वीराज सिसोदिया उन लड्डुओं को खाता है
ऐसा जहर होता है ये पिसे हुए कांच वाला कि डायरेक्ट मतलब आदमी जो है खत्म हो जाता है। तो जैसे ही वो खाता है वो सीधा असर करने लगते हैं लड्डू, और पृथ्वीराज सिसोदिया भी देवलोक हो जाते हैं। जयमल ऑलरेडी देवलोक, ये अपने क्या कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया भी देवलोक, पीछे कोई बचा ही नहीं, सारंगदेव को शासक बनाना नहीं था, पीछे कोई बचा ही नहीं। रायमल जी फिर बाद में जो है ढूंढते हैं कि भाई एक ही उम्मीदवार अपने पीछे योग्य बचा है, वो है सांगा। ढूंढो भाई सांगा का है, गुप्तचर दूत वगैरह भेजते हैं सांगा के पास में, है ना। और उससे पहले देखो सांगा के साथ में क्या होता है, सांगा कहां गया है, करमचंद के यहाँ। अब देखो सांगा की स्टोरी वापस कंटिन्यू करो वहां से, सांगा कहां गया, करमचंद के पास, बढ़िया रख लिया, नौकरी पे भी रख लिया, नौकरी कर भी रहा है। एक बार क्या होता है कि एक पेड़ के नीचे सांगा सो रहा होता है, तो पेड़ में से जो है तितर छाया धूप आती है ना, ऐसे किरण छनी हुई वो धूप आती है, वो सीधी की सीधी आ रही होती है, तो वहां सांप जा रहा होता है, वो छाया करता है। शकुन शास्त्री वहां से निकल रहा होता है और वो कहता है कि भाई, करमचंद को कहता है कि ये कौन है, कि ये तो भटका हुआ रागिर था, मैंने काम पे रखा है, मेरे यहाँ पे काम करता है। क्या कोई भटका हुआ रागिर नहीं है, ये या तो आने वाले समय में बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये ऑलरेडी राजा है। करमचंद कहे हैं क्या बात कर रहे हो, मेरे साथ धोखा हुआ है, इसका मतलब ऑल है, मन तो ध्यान नहीं खोलो। करमचंद कोई नहीं करता, जगाता नहीं है, सिर्फ तलवार के धार देके और तलवार गर्दन पे रख के बैठ जाता है। जो सांगा की थोड़ी सी नींद खुलती है, क्या भाई साहब के पृथ्वीराज सिसोदिया के चमके और उठे एकदम, अरे भाई, अरे करमचंद जी यार आप थे क्या, नहीं कोई मजाक नहीं, बता तू कौन है। अरे मैं तो भटका हुआ रागिर, नहीं कोई रागिर नहीं, बता तू कौन है। फिर कहता है ये सांगा स्टोरी बताता है कि ऐसी ऐसी स्टोरी है। तो देख सीधी सट बात है, या तो मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा या फिर अपने जान प्यारे या तो विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आज ही मामला खत्म होगा। सांगा इतना आगे से मतलब पीड़ित भागा हुआ राजकुमार, जो कि भाई साहब मुझे तो सब मंजूर है, कहां है आपकी पुत्री। इनका विवाह हो जाता है। बाद में जब सांगा शासक बनता है ना, बाद में सांगा शासक बनता है तो करमचंद पवार को रावत की उपाधि देता है। ध्यान रखना, कहां लिखा मैंने, करमचंद पवार लिखा है क्या कहीं, ले लिख लेते हैं। करमचंद पवार को रावत की उपाधि देता है और शाहपुरा बनेड़ा ये वाले जागीर देता है ना, शाहपुरा बनेड़ा और पर्वतसर ये जागीर भी इनको दी जाती है। अब इधर से रायमल संदेश भेजते हैं कि बेटा सांगा पीछे कोई बचा नहीं, शादी तो कर ली, शासक बनना पड़ेगा। सांगा के हाँ इतो भी बोलो कौन कि मेरे को उधर बुला के पृथ्वीराज सिसोदिया, मेरे को भाई साहब सब समझता हूं मैं बाबा जी भाई साहब थाने पहुंचा दे। रायमल फिर वहां पे पाओ जो है उनको दूध को भेज के समझाते हैं, वो दूध बताता है कि पीछे भाई साहब कोई भी ऐसी ऐसी स्टोरी हो गई है, आपके पीछे कोई भी नहीं है। तब थोड़ा सांगा को विश्वास आता है कि अच्छा ये बात है क्या। फिर सांगा जो है जाता है, 1509 में इनका राज्याभिषेक होता है और फिर शासक बनाया जाता है। तो ये उत्तराधिकारी संघर्ष चला है इतना सारा। फिर बाद में आप पढ़ते हो कि 80 घाव थे इनके शरीर पर, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश और बहुत कुशल योद्धा महाराणा सांगा, जिन्होंने बयाना और खानवा के युद्ध लड़े हैं, जिन्होंने बाडी, धौलपुर और गागरोन के युद्ध लड़े हैं, आजीवन लड़ाइयां की है और लड़ते हुए ही मतलब इनके फिर बाद में जो इनको जहर देकर मारा था मेवाड़ के सामंतों ने। वो क्यों, वो मैं बताऊंगा कल। देखो मेरे पास में स्लाइड आके ऐड की हुई है, ये पढ़ाना है आप लोगों को सब, लेकिन आज की क्लास बहुत लंबी हुई, लेकिन ये स्टोरी आप लोगों को आज ही बता दी है, तो यहां तक भैया पढ़ लो। अब कल जो है अपन राणा सांगा का बाबर से संघर्ष पढ़ेंगे, यानी कि खानवा का युद्ध पढ़ेंगे, बयाना का युद्ध पढ़ेंगे, कल ही महाराणा प्रताप भी पढ़ेंगे अपन, और कल बाकी की स्टोरी पूरी करेंगे। यानी कि कल भी तकरीबन आप मानकर चलो कि 7:30 बजे ही क्लास शुरू होगी और इतनी ही चलेगी, तब मेवाड़ की जो है राजवंश मेवाड़ का पूरा 2 क्लास में पूरा हो जाएगा। तो देखो अब जो है आ क्लास हम पूरी करनी पड़ी भाई, 9:30 बज गया है, लगभग हो गए अपने को 2 घंटे पढ़ते पढ़ते, और 9 क्लास में जो आप लोगों को मेवाड़ का राजवंश करवाया था, और वो आप लोगों को अब जो है 2 क्लास में पूरा करवा रहा हूं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इन चीजों को रोचक बनाया जाए, आप लोगों का इंटरेस्ट जगाया जाए, आप लोगों को चीजें याद हो, इस तरीके से जो है स्टोरी आप लोगों को सुनाने की कोशिश की है।
ठीक है, और याद रहेगी भी ये चीजें, क्योंकि ये जितनी इंटरेस्टिंग होती है ना सुनने में, उतना मजा आता है, दिमाग जो है एक्टिव रहता है, याद होती है। तो इन चीजों को अच्छे से नोट करना, अच्छे से जो है याद करना, और आप लोगों को जानकारी दे दूं, जो बच्चे अब पूछ रहे थे ना बार बार, अब सुनो रहे टावरों, ले ये तो है दोनों ही वन लाइनर आप लोगों के कॉमन, ठीक है, इनके अलावा आप लोगों के कॉमन चीज में कोई दूसरी पुस्तक आने वाली नहीं है, ये दोनों आप लोगों के होने चाहिए। ये सारी जो जानकारी मैं पढ़ा रहा हूं वो सारी इसमें है, वन लाइनर फॉर्मेट में, लेकिन बहुत व्यवस्थित तरीके से रखी है। और ये वाली अभी अपने शुरू करनी है, इसमें शैक्षिक परिदृश्य, अपने आरटी, ठीक है, और अपने राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी प्रतीक चिन्ह, खेल खिलाड़ी वगैरह, अप टू डेट चीजें पूरी की पूरी, फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह सब ये। और ये जो है पुस्तक, ये L1 के लिए है, विद्यालय विषय, ये L1 के लिए विद्यालय विषय, और ये L2 SST की, क्योंकि मैं सामाजिक से हूं तो मैं यही पुस्तक दे सकता हूं। L2 में SST की ये दे दी है, तो विद्यालय विषय SST सब आप लोगों को उपलब्ध है, लेकिन मिलेगी कहां? बुक स्टॉल पे, ठीक है, हाँ बुक स्टॉल पे। और इसके अलावा इन सभी के जो है ऑनलाइन परचेज के लिंक टेलीग्राम पे पिन किए हुए होते हैं, तो पिन की हुई में मतलब पोस्ट में, और पिन किए हुए पे क्लिक करते जाओ, आप लोगों को सारी चीजें दिखने लगती है। तो ये वहां पे दे रखे हैं, आप पढ़ो ढंग से। ये दोनों कंसेप्चुअल पुस्तक है, ये दोनों कंसेप्चुअल है, और ये दोनों वन लाइनर है, इनके अंदर से प्रश्न आपके बाहर जाने नहीं है। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 90% प्लस आप लोगों के कवर हुए थे, और हर एग्जाम में लगभग 85 से 90% कवर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में होनी चाहिए, इनसे पढ़ें बढ़िया तरीके से, सभी जगह उपलब्ध है, और बढ़िया तरीके से नियमित पढ़ते रहें। अब मिलते हैं साथियों, कल भी बहुत सारी स्टोरियां हैं, तो टाइम पे जुड़ना, कल की क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, राम राम, जय हिंद।